इस वक्त कनाडा की घड़ी में 11:30 बजा चाहते हैं और मेरे ख्याल में हमारे इंडियन घड़ियों में इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और हम लाइव हो चुके हैं। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक कम कम बादो 12 वाली सुबह, बर्फबारी हो भी रही है, नहीं भी हो रही है और कुदरत शहर की धुलाई में मगन है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आज आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक कम सुखन, खुश मिजाज और खुश लिबास शख्सियत से हुआ चाहती है। मोहतरम शम्स इकबाल भाई नेशनल बुक ट्रस्ट के एडिटर के संजीदा ओहदे पर फायज हैं। किताब के तखय्युल से लेकर तकमील और तरतीब और तहजीब गर्ज किताब की इशाअत पर बहुत संजीदगी और प्रोफेशनलिज्म के साथ अमल पैरा हुआ करते हैं। आइए इनका इस्तकबाल रईस अलवी मरहूम के एक शेर से किया जाता है कि सारे मौसम उसी के मौसम थे, सारे मौसम उसी के मौसम थे, फसले गुल से मिले, खिजा से मिले। वेलकम टू आवारगी विद दानिश हजरत शम्स इकबाल भाई, आदाब। मिजाज गिरामी, कैसे हैं हजरत? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ज़रा नवाजी जो आपने अपने इस प्रोग्राम में मेरा इंतखाब किया, खासतौर पर इस मकबूल सीरीज में जब आप कई लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने अगर मेरा इंतखाब किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। नहीं साहब, शुक्रिया आपका। आप मसरूफ तरीन हस्ती हैं, आपने वक्त दिया, ये बड़ी बात है। आप गोशा नशीन भी हैं मसरूफ तरीन के साथ, तो इसलिए आपको हुजरे से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था। तो खैर, इससे पहले कि गुफ्त व शनीद का सिलसिला दराज हो, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखते हैं, शेयर करते हैं। ओह, पहली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें बड़े बड़े लोग मेरे जानने वाले। ये तस्वीर दरअसल जेएनयू के दिनों की है। जेएनयू में जब एक मौका ऐसा आता है जब लोग हॉस्टल नाइट करते हैं। मैं पेरियार हॉस्टल में था, तो उस नाइट में अपने अपने दोस्तों को लोग वहाँ बुलाते हैं, मदु करते हैं खाने पर। तो ये तस्वीर उसी वक्त ली गई है, गालबन ये 92 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में परवेज शहरयार साहब हैं, जो एनसीईआरटी में एडिटर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। और उनके बगल में प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब हैं। उन दिनों की तस्वीर आप देख, साथ में मैं हूँ। और मेरे राइट साइड में जो साहब हैं, वो बहुत अच्छी गजल कहा करते थे, आज भी गजल लिखते हैं, सैयद जफर असलम। ये गाजीपुर में पढ़ाते हैं। ये उन दिनों की तस्वीर है। ये आपने ये तस्वीर लगाकर उन दिनों की याद ताजा करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर साहब, वाह वाह वाह। ख्वाजा साहब उस जमाने में भी शौक थे। अच्छा, ये तस्वीर मुझे जहां तक ख्याल है, ये 90 या 91 की तस्वीर है, जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ था उसमें, जिसमें पैगाम फाकी साहब आए थे। उन दिनों हसन साहब भी थे, हमारे उस्ताद। आप उनको देख सकते हैं बाएं साइड में। उसके बगल में पैगाम फाकी साहब हैं, लेकिन उनके जो पीछे साहब दिखाई दे रहे हैं, जो खड़े हैं, वो मशीर साहब हैं, जो इन दिनों आपको वहाँ उड़ीसा उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी। उसके बाद पैगाम आफाकी साहब के बगल में जो साहब हैं, उनके बारे में मुझे कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है। बगल में किदवई साहब हैं। मैं बताता हूँ कि ये जिया साहब हैं, अब्दुल कवी जिया,
और टोरंटो में इंतकाल हो गया इनका। ये बड़े करम फरमाओं में, ये भी और मोहम्मद हसन साहब हमारे बड़े करम फरमाओं में थे। और जिया साहब, अब्दुल कबीर जिया भी बड़े अच्छे शायर और बहुत अच्छे राइटर थे। और मेरे ख्याल में हसन साहब ने ही इनको इनवाइट किया होगा। और ये उनके सडबरी बगल एक जगह में है यहाँ। उनके बगल में प्रोफेसर किदवई साहब हैं, जी सदीकुर हाँ। रहमान किदवई साहब। उनके बगल में उस्ताद मोहतरम हमारे प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब, तो इस हाँ। वक्त मरहूम बेचारे इंतकाल कर गए कोरोना के, यानी उन पर भी कोरोना का असर था और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके बगल में जो साहब खड़े हैं ये हैं डॉक्टर शहबाज साहब। इन दिनों वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, आजकल मुझे खबर मिली है कि ये पीएमओ में है। और जो अच्छा। नीचे जो बैठे लोग हैं उसमें एक मैं हूँ, आप अगर हम्म। पहचान सके, बाएं से जी दूसरे बिल्कुल। साइड में जो हम्म। बच्चा बैठा हुआ है, ये हम्म। 90 की तस्वीर होगी। हम्म। ओहो। ये तस्वीर जो है यहाँ उन दिनों और आज भी शायद ये होता है, जो लोग यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं उनको उर्दू एकेडमी अवार्ड देती है। तो अपने जमाने में मैं भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था और टॉपर तो नहीं था, टॉपर मेरे साथ परवेश शरियार थे और मैं नंबर 2 पर था। तो ये नंबर 2 का एजाज मैं हासिल कर रहा था, उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन। ओहो। ये एक सेमिनार की तस्वीर है जिसमें उदय प्रकाश हैं बाएं साइड में और उनसे मैं महर गुफ्तगू हूँ। और ये किसी सेमिनार की तस्वीर है, गालबन ये सेमिनार पटना में हुआ था तो फिक्शन पर। ये मेरे साथ उषा किरण खान है। उषा किरण खान हिंदी का बड़ा नाम है, उदय प्रकाश भी हिंदी का बड़ा नाम है। ये साहित्य अकादमी अवार्ड विनर भी हैं, मैथिली में भी लिखती हैं, फिक्शन राइटर हैं। इनके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ किसी फोरम में। ये प्रोफेसर अब्दुल समद साहब के साथ उसी फिक्शन के सेमिनार में हूँ जिसमें उदय प्रकाश की तस्वीर थी, उनके साथ गुफ्तगू। ये एक किताब थी हमारी जो एनबीटी ने शाया की थी, बादे नौबहार, तैयारे हिंदी में फैक्स, ये टाइटल था। इसमें ये ज़हूर सिद्दीकी साहब मेरे बगल में खड़े हुए। उसके बाद प्रोफेसर असगर वजाहत हैं, हिंदी के बड़े स्कॉलर हैं। उनके बगल में प्रोफेसर अरुण कमल साहब हैं जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और हिंदी में पोएट्री भी करते हैं। इस किताब में बेसिकली जो हिंदी के राइटर्स ने फैज को जिस निगाह से देखा उसका ये उर्दू तर्जुमा है और ये किताब एनबीटी में शाया की, ये उसका लॉन्चिंग है, रिलीज फंक्शन। ये भी हमारी ये किताब है उर्दू बॉलीवुड, उर्दू और बॉलीवुड, जो सुहेल अख्तर वारसी ने हमारे लिए किया था। ये किताब 2013 में प्रगति मैदान में बुक फेयर के दौरान रिलीज हुई थी। मेरे बगल में खड़े हैं शहबाज खान, उनको आप पहचान सकते हैं। उनके साथ खड़े हैं सुहेल अख्तर वारसी, बगल में जावेद अख्तर साहब हैं और अमोल पालेकर साहब हैं उनके बगल में। और एक साहब हैं लताफत हुसैन काजी, नेहरू सेंटर मुंबई में उन दिनों 100 साल मनाया जा रहा था हिंदी सिनेमा के हवाले से। तो उस पर हमने 2 किताबें उन दिनों एनबीटी ने शाया की थी, एक उर्दू और बॉलीवुड और दूसरी किताब थी जौहर अदाकारी जो लताफत हुसैन काजी साहब। ये अभी रिसेंट पब्लिकेशन है, इस शक्ल से गुजरी गालिब, एक ड्रामा है जो सादिक साहब ने लिखा है हमारे लिए। किताब अभी पिछले साल शायद, ये उर्दू और बॉलीवुड जो इसका मैं जिक्र कर चुका। ये किताब है हमारा आईन, ये सुभाष कश्यप की बड़ी मशहूर किताब है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ये किताब ये जमी कुछ कम है अभी हाल के दिनों में शाया हुई है, जिसमें शहरियार साहब की मुंतखब शायरी है जिसका इंतखाब और तरतीब सफदर इमाम तारिक साहब। ये गुरु नानक बानी है, बहुत पुरानी किताब है, भाई जोत सिंह की हमारी, महमूद जलालुद्दीन ने उसका तर्जुमा किया था, बहुत उम्दा किताब है, गुरु नानक जी की बानी है इसके अंदर शामिल। ये किताब अभी दोबारा हमने किया है। हमारा माहौल लईक फतेह अली की किताब है जो इन्वायरमेंट बेस्ड है। ये बच्चों की किताब है, ये नया एक्सपेरिमेंट है बाइलिंगुअल, आई लाइक द वर्ल्ड, ये दुनिया प्यारी प्यारी। ये भी वही एक्सपेरिमेंट है जो बाइलिंगुअल एनबीटी ने किया है हाल के दिनों में। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रख करके एक ऐसी टीम तैयार करें जो ये किताब भी 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। और इसमें हम लोगों ने एक तरफ ऊपर नीचे कुछ इंग्लिश और हिंदी इलस्ट्रेशन के साथ ये किताब 6 से 8 साल के बच्चों की है। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। दर्द क्या है, व्हाट इज ट्री। चंदा गिनती भूल गया,
अंकल मून फॉरगेट काउंटिंग, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी। क्यों? ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने 17-18 किताबें अभी हाल में शाया हुई हैं बाइलिंगुअल। मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन। ये सब किताबें जो आप दिखा रहे हैं, आनंदी की धनक, आनंदी रेनबो, ये वो किताबें हैं जो ये सोच करके तैयार की गई हैं कि 6 to 8 इयर्स के बच्चों के लिए विथ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन कहानी को आगे बढ़ा करके 16-17 पेज की किताब है जो बाइलिंगुअल है। ये बहुत उम्दा किताब हम लोग ये हाल के दिनों में आई। चलिए साहब, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन और ब्यूटीफुल बुक्स, बहुत ही अच्छा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे साए दीवार तले आ चुके हैं, वॉल पे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और जनाब अखलाक आहन भाई सबसे पहले आकर के आदाब कह रहे हैं कि आदाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, नयात फ़ाल और इशाअत और तबात की नज़ाकतों के पारिक हैं। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अशफाक साहब देखिए दोहा कतर से देख रहे हैं। इखलाक खान तो JNU के आप जानते हैं। अहमद अशफाक साहब भी सलाम कर रहे हैं, और ये दोहा कतर के अच्छे शायर और हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, आपको भी जानते हैं अहमद अशफाक। और मेरी तरफ से इन्हें वालेकुम सलाम कह दीजिए। हाँ, और कैसर खुर्शीद साहिबा टोरंटो से देख रही हैं, ये हमारी बड़ी भाभी हैं और आपको आदाब के सलाम कह रही हैं। आतिफ बसरी भाई दुबई से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब अर्शिया किताब नगर इंडिया, तो ये हमारे नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है, इजहार इजहार भाई, नदीम साहब। हाँ इजहार भाई देख रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। और शाहिद अख्तर हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे अलीगढ़ के, और सीनियर लीग हैं, हमारे बहनोई भी हैं। वंस अगेन विद बेस्ट विशेस फॉर अ ग्रैंड एपिसोड। गुल खान जो हैं वो देख रही हैं जयपुर से और आपको आदाब कह रही हैं। मलिक जमा साहब आपको सलाम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आप, तरफ से भी तमाम हाँ, दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम अर्ज करते हैं। आप तमाम हजरात, मैं हर दफ़े ये याद दिलाता हूँ कि ये ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है प्रोग्राम। और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ या कि कहाँ से आप हैं, तो वो साथ लिखते रहें तो हम लोग इस बात को बताते भी रहें। चलिए साहब, ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। तो किबला एक फार्मूला सवाल जो सारे मेहमानों से मैं किया करता हूँ कि ये जो वबा गिला बला कोविड-19 से 22 हो गया, तो ये आपके लिए रहमत है, ये जहमत, कैसा तजुर्बा रहा आपका? जाहिर है कोरोना है, इसे हम रहमत तो कतई नहीं कह सकते जाती तौर पर, क्योंकि बहुत नुकसान फैमिली में हुआ इस बीमारी की वजह से। तो हम इसे रहमत इस सेंस में नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि हर सूरत में तकलीफदेह ही रहा, ज़ाती तौर पर भी और इंडस्ट्री के हवाले से भी। जो जिस फील्ड में है वो वहाँ स्टक कर गया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसमें कोशिश की गई कि उससे निकला जाए, और जो तकलीफ में रीडर राइटर या जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको जहन में रख करके भी जो कुछ हो सका वो किया गया। मेरा ख्याल ये है कि शायद मैं इसे कह रहा हूँ कि मुमकिन होगा और पता नहीं किसने क्या किया, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त जब कोरोना की वबा थी कुछ ऐसे काम किए जो मुझे लगा कि काफी बुनियादी है। इसका मैं जिक्र कर दूं आपसे। कोरोना में सब परेशान थे, और खास तौर पर हर उम्र के लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या राइटर हो या जो भी लोग हैं हर उम्र के, उनके लिहाज से हम लोगों को ये लगा कि इस बीमारी तो अपनी जगह पर है, लेकिन नफसियाती तौर पर बहुत कुछ नुकसान हो रहा है हर तरह से, चाहे वो फीमेल हो, वर्किंग क्लास के लोग हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, राइटर हों, रीडर हों। उसके लिए एनबीटी ने काम किया कि एक स्टडी ग्रुप बनाया। एनबीटी ने स्टडी ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को लीड कर रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो साइकेट्रिस्ट हैं और मूलचंद में इस वक्त बड़े ओहदे पर फायद। उनके साथ एक टीम बनाई गई और उस टीम को एक क्वेश्चनायर तैयार किया गया और उस क्वेश्चनायर को ऑनलाइन हम लोगों ने भेजा अपने स्टेक होल्डर को। उससे जो नफसियाती पहलू निकल करके आया, मिसाल के तौर पर कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग नौकरी से जब चले गए तो उन पर क्या कुछ असर हुआ, उन्हें भी एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर हम लोगों ने किया और एक कोरोना सीरीज निकाला तमाम स्टडीज के बाद।
और 7 किताबें उस पीरियड में हम लोगों ने कोरोना के टाइम में, जब बिल्कुल पीक पर सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ किया गया और एक बड़ी खूबसूरत सीरीज हमारी 7 किताबों की आई एनबीटी से। एक तो ये बड़ा काम था जो हम समझते हैं कि हम लोगों ने रीडर का भी ख्याल रखा और उस तरह के तमाम लोगों का जो उस वबा से परेशान थे। दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि जो हमारी किताबें थी, अब जाहिर है कि मैं जब बात करूंगा तो किताबों की बात करूंगा, मेरी दिलचस्पी किताबों में है और मैं उसको ही अपना सब कुछ समझता हूँ। उस वक्त जब हुआ ये कि अब आखिर बच्चे हर वक्त तो मोबाइल पर रहेंगे, बहुत कुछ ऐसा कुछ होगा जो बहुत कुछ बदल जाए, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम लोगों ने एक काम किया कि जो हमारी किताबें थी जो बच्चों के लिहाज से और अलग अलग जो एज ग्रुप के लोगों के लिए, उसका एक कैंपेन चलाया और उस कैंपेन में हम लोगों ने स्टे होम इंडिया विथ बुक्स ये कैंपेन किया। स्टे होम इंडिया विथ बुक्स और तमाम किताबें पीडीएफ में हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल दी जिसको लोग आराम से पढ़ सकते थे। ये एक दूसरी पहल थी हम लोग, ताकि वो इंगेज रखें जो हमारे रीडर हैं, और हम सबको रीडर मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, सबको रीडर मानते हैं। तो हमें लगा कि इससे इंगेजमेंट से वो तमाम दूसरी नफसियाती पहलू से बचे रहे। बीमारी तो अपनी जगह पर, उसके इन्फेक्शन से अपने आप को दूर रखें, लेकिन इससे बचे रहे। उसके बाद ये जहन में आया कि क्यों ना ऐसा करें कि जो किताबें हमारी 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ी जा सकती हैं, उसको हम लोगों ने ऑडियो और वीडियो बनाया और बनाने के बाद प्रसार भारती के थ्रू उसको ऑल इंडिया हम लोगों ने उसको एक तरह से ब्रॉडकास्ट किया, जो भी तो हो सकता था किया। और कोशिश ये रही कि ऑथर से हम लोगों ने कहा आपकी किताब है, आप ही इसको रिकॉर्ड करके हम लोग को भेज दीजिए। कोई स्टूडियो नहीं हमारे पास, क्योंकि सबको ये कहा गया कि आप अपने घर से ये रिकॉर्ड कीजिए, हम लोग उसको ये करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक किस्म से तमाम स्टेक होल्डर का ख्याल रखते हुए, ताकि नफसियाती एतबार से भी और अपने आप को लोग इंगेज रखें, जितना इंगेज रखेंगे पढ़ने लिखने में उतनी तमाम चीजों से वो दूर रहेंगे। ये एक हम लोग की पहल है। बहुत बहुत ही अच्छा था। अच्छा, मलिक जमा साहब दोहा कतर से देख रहे थे, वो दोहा से आपको सलाम करें। और हजरत जैन शमसी भाई, आपके और हमारे बड़े अच्छे दोस्त जैन भाई भी सलाम कर रहे हैं। फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। और और मोहम्मद उसामा भाई देख रहे हैं, वो आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मंजर जमील भाई देख रहे हैं कोलकाता से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट हैं, आदाब कह रहे हैं। और फाकिर अहमद भाई देख रहे हैं यूएस से और आपको आदाब कह रहे हैं। ये कोरोना का मामला जो आपने बताया बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा वो था प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने किया। आज हजरत आप बड़े प्रोफेशनल, आप हैं माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल और हैं और खामोश तबीयत हैं मगर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें बता रही हैं कि बचपन कुछ शौक रहा होगा। तो कैसा था बचपन और कहाँ गुजरा आपका बचपन? मैं बहुत कैंडिडली ये बात कह रहा हूँ कि बहुत संजीदा रहा शुरू से। मेरी कुछ शरारतें मुझे खुद अपने लेवल पर याद नहीं है, ना ही मेरे वालिदैन ने कभी निशानदेही की कि आसपास पड़ोस से कोई शिकायत आई। तो संजीदगी थी जो आज भी है। मैं पहले भी कमगो था, आज भी कमगो हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मैं कहीं शौकी या कोई इस तरह की चीजें, या मेरे जहन में ऐसा कोई किस्सा है जिसको मैं अपने साथ शेयर कर पाऊँ। कहाँ गुजरा बचपन? मेरा बचपन एक छोटा सा कस्बा है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो अब तो करीब हो चुका जहानाबाद से, वो एरकी एक जगह है, गांव उसको हम लोग कहते थे। मेरा बचपन वहीं। स्कूलिंग वहीं हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी वहीं, 12 तक मैंने वहीं किया। 12 के बाद मैं पटना आ गया और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद एमए करने में पहली बार कोई बड़े शहर दिल्ली जैसी जगह पर आया। अच्छा, फिर आज तक दिल्ली में है। उसका एक किस्सा बहुत दिलचस्प है, उसको अभी चूंकि गुफ्तगू के दौरान याद है, क्योंकि मैं गांव से निकला था और जब दिल्ली आया तो जेएनयू में पढ़ने के लिए जब पहुंचा तो कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ। किसी से, और मैं पहले ही बात करता था, मुझे किसी ने पूछा टाइम, इस वक्त घड़ी लगाता था, तो अब मैं क्या जवाब दूं। किसी लेडी ने पूछा तो मुझसे अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी आती नहीं थी कायदे से उस वक्त, तो मुझे याद है कि मैंने घड़ी ऐसे बढ़ा दी थी। खुद देख तो ये एक दिलचस्प, अदरवाइज क्योंकि अब क्या जवाब दूं, किसी ने पूछ लिया कि क्या टाइम है, तो मैंने घड़ी अपने हाथ से भाई आप खुद देख लो। अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा। साहब इंतखाब शेख साहब आपको सलाम कह रहे हैं। निकत आरा शाहीन साहिबा भी देख रही हैं और हैदराबाद से, और सलाम अर्ज कर रही हैं।
हमारे दोस्त रुकनुद्दीन जेएनयू वाले देख रहे हैं माशाल्लाह, और अभी और भी काफी दोस्त हमारे जावेद सिद्दीकी भाई देख रहे हैं, वो सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद सालिहीन हमारे बड़े अच्छे फिक्शन राइटर हैं कोलकाता के, वो सलाम कह रहे हैं। और जैसे ऐसे दोस्त हजरात नाम के साथ गांव जरूर लिखे, पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं मेरी है। तरफ से भी तमाम लोगों हाँ, को सलाम अर्ज़। सब तमाम दोस्तों को शम्स भाई भी दुआएं दे रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो बचपन और दिल्ली तो आपने बता दिया, मगर फिर दिल्ली के सबसे कल्चरल हब जो है जेएनयू, आप वहां पहुंच गए, आपने डॉक्टरेट जो है दिल्ली से की। इस दौर में कौन उस्ताद कौन कौन थे और साथी कौन कौन से थे? मेरे ज़माने में प्रोफ़ेसर मोहम्मद हसन साहब मेरे उस्ताद थे, हसन साहब थे जी। और प्रोफ़ेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब, प्रोफ़ेसर असलम परवेज़ साहब, हम्म। प्रोफ़ेसर अशफाक़ुल्लाह खान साहब, प्रोफ़ेसर नसीर अहमद खान साहब, ये नसीर मेरे साहब। उस्ताद थे। और इनसे तरबियत हमें मिली, सारे और बड़े लोग जी। वाह। बड़े लोग थे, और बहुत दिलचस्प, हर बात को जैसे आज इतनी चीज़ें हैं उस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट थे मोहम्मद हसन साहब, मुझे याद है। तमाम टीचर स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा-सा दोस्ती और दोस्ताना मिजाज में हमारे नसीर साहब थे, जो कई मौके पर ऐसा फ़ील होता था कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड। दोस्तों में मेरे जो लोग हैं, उसमें एक टीम थी हमारी 4-5 लोगों की, उसमें उर्दू से तो मेरा ख़्याल ये है कि अच्छे दोस्तों में ख्वाजा इकराम साहब थे। मैंने ज़फ़र असलम साहब का ज़िक्र किया, शाहिद रिज़वी इन दिनों मुंगेर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं, ज़ैन शम्सी मेरे दोस्तों में थे, मेरे साथ मेरे हॉस्टल में एक साल जूनियर थे, और मज़हर साहब से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। अनवर पाशा वग़ैरह सीनियर थे, उनका मैं रिस्पेक्ट करता था उन दिनों। तो ये उस वक़्त यही मेरी टीम थी, लेकिन 1-2 लोग और थे जिनका मैं ज़िक्र करूँ। एक लड़का मेरे साथ था, जूनियर था 1 साल, देवेश उत्तम, देवेश वर्मा के नाम से, आपने उनको कई बार देखा होगा। तो वो एक बहुत बासलाहियत, टैलेंटेड मेरे दोस्तों में से एक थे, वो जो वहाँ से पीएचडी कर। शोएब खान हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब आपको हजरत किताबों से इश्क था या पब्लिशिंग से लगाव, इस अंधेरी गली में कैसे आना हुआ? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, इसलिए कि बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर उर्दू वाले, बाय चॉइस नौकरी कम होती है, बाय चांस ज़्यादा होती है। चॉइस अगर आप फिर पीएचडी कर रहे हैं तो टीचिंग में जाने का सबको शौक होता है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि पीएचडी सबमिट करने से पहले मुझे एक नौकरी मिल गई थी उर्दू काउंसिल में। वो वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। एक सेमिनार बताइए। में अटेंड करने के लिए गया। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1-2 मिनट में हाँ, वो नहीं बात जरूर। कर सकता हूँ। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार था, बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारे पास जो जितने इम्पोर्टेंट लोग हो सकते हैं, कुरतुल हैदर से लेकर इसादार जाफरी से लेकर तमाम बड़े लोग, उस वक़्त 97 में। हमीदुल्लाह भट्ट साहब ने वो सेमिनार किया था, कौमी उर्दू काउंसिल के वो डायरेक्टर थे। उन दिनों मैं उनको कभी मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं महफ़िलों में पहले भी कम जाया करता था, आज भी कम जाता हूँ। लेकिन उस वक़्त मुझे एक लगा कि कुछ जो कार्ड में जिन लोगों का नाम है, ज़िक्र है, मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, काम के जाना लोग। था। तो लंच का टाइम था, मैं सीधा हमीदुल्लाह भट्ट सर के पास गया, और मुझे नहीं पता था उनके उनके बारे में कि वो बड़े सख्त आदमी हैं। मैंने उनसे जिस तरह गुफ्तगू की, मुझे याद है, तो वो मेरे ऊपर-नीचे मुझे देखने लगे। फिर मुझसे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बताया कि मेरा ये नाम है। क्या करते हो? मैंने बताया ये कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि आप नौकरी में दिलचस्पी है? तो मैंने सोचा कि पता नहीं आदमी यहाँ नौकरी के लिए लाले पड़े हैं, मेरे ऊपर से नीचे जितने सीनियर थे घूम रहे हैं नौकरी के लिए, ये मुझसे कह रहे हैं नौकरी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं ये। फिर उन्होंने कहा एक दिन कि मुझे मिलने आओ। मैं मिलने गया, और उन्होंने मुझे कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल में आप काम कीजिए, 3 महीने में आपको परमानेंट कर दूँगा। और मेरी पहली नौकरी कौमी उर्दू काउंसिल में रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से हुई। नवंबर का शायद फरवरी 1999 की बात है, लेकिन 5-6 महीने का वक़्फ़ा हुआ था कि मैं एनडीटी वापस चला गया। अच्छा साहब, तो जैन शमसी भाई ने एक लंबा चौड़ा सेहतमंद सवाल भेजा है, उसको लेते हैं अभी। मगर फिर एनबीटी जो है वहाँ कब आया? जो एनसी-12 में जो काम कर रहा था, ज़ाहिर है कि वहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट को मैं देखता रहा, और वो इंग्लिश का एक क्रिटिक था, कलीमुद्दीन अहमद की डिक्शनरी बन रही थी, कमाल साहब से, कमाल सिद्दीकी साहब, उनके साथ मैं काम करता रहा। जब मैं एनबीटी में गया,
इंटरव्यू देने के लिए। तो ये तमाम चीजें मुझे पे की और वहां पोस्ट आई थी असिस्टेंट एडिटर। असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट एनबीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट सैलरी के एतबार से ग्रुप ए की सर्विस थी। मेरी नौकरी वहां हो गई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोई दूसरी जगह अपना बहुत अपना मकाम नहीं पाया। मुझे वहां जाने के बाद ये पता चला किताबों की दुनिया है और बहुत उम्दा दुनिया है। हर तरह के मवाद आपको वहां मिलते हैं, हर तरह के चैलेंजेस का सामना आप करते हैं। फिर अल्लाह का करम है कि मैं वहां पर 22 साल से। तो आपके असिस्टेंट की आसामी कब खाली हो रही? ये ऐसा सवाल है कि कोई भी आदमी इस स्टेज में चाहेगा खाली हो कर ही दूं कोई दूसरा ऐसा सवाल है। नहीं, हम तो ये अपने लिए, आफ्टर हम तो साहब 55 अपने लिए पूछ रहे हैं, समझे साहब। हम कि किताबों से इश्क मुझे भी है, असिस्टेंट की नौकरी कब खाली हो रही तो मैं अप्लाई करूं। एनपीटी में जो एक बार आता है वो रिटायर करने के बाद ही जाता है, क्योंकि वो फिर दुनिया की किसी जगह जाकर नहीं रह सकता। अच्छा अच्छा। तो कनाडा में जो प्रिंटिंग जो है ये एक अलग तरह का कारखाना होता है, और पब्लिशिंग जो है ये एक बिल्कुल अलग दफ्तर, अलग तरह की तंजीम होती है। उर्दू में क्या सूरत हाल? कनाडा में जो आप बता रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, असल यही है। अच्छा। प्रिंटिंग डिफरेंट चीज, पब्लिशिंग डिफरेंट चीज। इन दोनों को अलग तौर पर देखना चाहिए। पब्लिशिंग का प्रोसेस मैन्युस्क्रिप्ट को हासिल करने से लेकर कैमरा रेडी कॉपी तक तैयार करने के बाद प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। उसकी अलग टेक्नोलॉजी होती है, उसके अलग लोग होते हैं। जहां तक उर्दू में आप जब ये बात कहते हैं तो मुझे कहने में थोड़ी सी बात आभात हो रही है कि पता नहीं ना जाने कितने लोगों को क्या ये बात नागवार लगे। सीरियसली टेलिंग, मेरा पर्सनल मैं व्यू ये एडिट है, कर दूंगा, आप बेफिक्र। हाँ सीरियसली टेलिंग, कि पब्लिशिंग का ऐसा जो पब्लिशिंग मॉड्यूल के तहत जो चीजें आती हैं वो उर्दू में नहीं के बराबर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा एकदम नहीं है, नहीं के बराबर है। हाँ वो प्राइवेट की सतह पर, हाँ वो सरकारी सतह पर, उन तमाम चीजों को जो पब्लिशिंग हाउस के लिए जो जिन चीजों की जरूरत है या जिस चीज की तालीम चाहिए उसका फकदान है। और आप ये कह सकते हैं, मैं अपने तरफ से ये कह रहा हूँ कि पब्लिशिंग उर्दू में प्रोफेशनल पब्लिशिंग नहीं। सो सैड। हमारे जैन शमसी भाई का सवाल जो है उसको मैं उसका खुलासा आपको बताऊं कि वो ये कह रहे हैं कि किताबें आपकी यहाँ बहुत अच्छी छपती हैं, तर्जुमा होता है दुनिया भर का, मगर निसाबी किताबों के लिए स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स है वो है। तो क्या एनबीटी निसाबी किताबों को भी यही चाह रहे हैं वो कि इशाअत, निसाबी किताबों की इशाअत का एक मरकज होता है जहाँ तलबा बराह रास्त रुजू करते। क्या एनबीटी जो है निसाबी किताबों पर भी काम करते? सर जैन शमसी साहब का सवाल बहुत उम्दा है, बात वो सही कह रहे हैं, क्योंकि निसाबी किताबें आजकल ज्यादा मिल नहीं रही। लेकिन जो हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट टेक्स्ट बुक नहीं है। हमारा मैंडेट है रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना। यानी आप कारी को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और कारी की तरफ कैसे जा रहे हैं, उन कारी का ख्याल रखना है जो लेजर टाइम में कुछ पढ़ना चाहता है। टेक्स्ट बुक हमारे मैंडेट में होता तो हम कुछ करते। टेक्स्ट बुक ऐसा मैंडेट में नहीं। कुछ क्लासिक किताबें हम लोगों ने शाया की हैं जो बच्चों के लिहाज से काम आ सकती हैं गालबन, जैसे बाजार हुस्न हमने शाया की हैं, जो गाने हस्ती हमने शाया की हैं। लेकिन ये वो क्लासिक हैं जो कहीं नहीं थी, हमने शाया कर दी। अदरवाइज इस तरह से हम लोग कोई टेक्स्ट बुक शायद नहीं करते हैं। और उनका उनका जो सवाल है वाजिब है, लेकिन हम यहाँ पर अपने तौर पर अगर कोई इदारा करता है टेक्स्ट बुक तो बेहद जरूरी है। इसलिए कि अब आप दानिश साहब, अगर आप जो कह रहे हैं शमसी साहब, आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप किताबें अगर ढूंढ लें, जैसे बागो बहार या नौतर्ज मुरस्सा या तमाम दूसरी किताबें, या बाद के दिनों में जो किताबें थी, अब किताबें मिलती नहीं है। परेशानी तो ये है। हाँ, तो ये जो उनका कंसर्न है, तो इस वक्त प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहे होंगे तो निरंगे ख्याल ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही होगी, मांगे जरा ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही होगी। लेकिन चूंकि ये टेक्स्ट है, अब मुझे लगता है कि उर्दू में तो किया होगा लोगों ने, वो कोई एक जगह सेंट्रलाइज भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो करते हैं। जी हाँ। आप हमारे एक शागिर्द हैं थिएटर के, जो कि दुमुन इकबाल अय्यूब नाम है इनका, ये मॉरिशस से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब सलीम मोहिद्दीन भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। और जैन एनबी हमारे मंजर जमील भाई कोलकाता से ये फरमा रहे हैं
कि एनबीटी का न्यूज़लेटर अभी भी हमारे पास आता है, वेरी इंफॉर्मेटिव, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा साहब, तो जो दोस्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, अगर वो इसके बारे में डिटेल और भी जानना चाहें तो वो एनबीटी के वेबसाइट पे जाकर अपने आप को मेरे ख्याल में मेंबर बने और उसके उनकी जो न्यूज़लेटर है वो मंगवाया करें। और कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और पटना से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। तो ये तो थी सब दोस्तों के कमेंट्स भी हमने लिए, बातचीत चल रही है और बहुत ही तसल्ली के साथ हजरात, बड़ी संजीदा बातचीत हो रही है, तो इसलिए सवाल जरा छोटे भेजिए जो भी भेज रहे हैं। जैन शमसी भाई हमारे दोस्त हैं इसलिए उनको माफ था, उनको देख के दूसरे लोग इतना लंबा सवाल ना भेजें, मुझे भी बात करने दें। तो जनाब ये तो प्रिंटिंग की और पब्लिशिंग की बात आपने बता दी, और मगरिब में यानी शुमाली अमेरिका में प्रिंटिंग कंपनी का एक एडिटोरियल बोर्ड हुआ करता है। उर्दू में क्या कुछ ऐसा है? एडिटोरियल बोर्ड, एडिटोरियल बोर्ड से क्या मुराद है? उसमें जाहिर है कि अगर आप एक एडिटर अपॉइंट करते हैं, उनके साथ और दूसरे लोगों को आप शामिल करते हैं जो अलग अलग कंटेंट डेवलप करता हो, ऐसा कुछ ऐसा प्राइवेटली मुझे जानकारी नहीं है। सरकारी तौर पर भी बहुत ज्यादा इसमें कोशिश नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर कौमी उर्दू काउंसिल बहुत काम कर रहा है, उनके यहाँ बहुत किताबें शाया हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे उर्दू के लिहाज से वो सबसे बड़ा इदारा है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एनबीटी तो कई जबानों को देख रहा है, कई चीजें एक साथ चल रही है, उनका मैंडेट डिफरेंट है। लेकिन कौमी उर्दू काउंसिल में जो किताबें शाया हो रही हैं, वहाँ गुंजाइश है, रिसोर्सेज भी हैं वहाँ। अगर वो चाहें, अगर एडिटोरियल बोर्ड बनाएं तो वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी उनके पास शायद पैनल के थ्रू वो काम करते हैं, उनकी पैनल की टीम होती है जिसमें वो एक्सपर्ट को रखते हैं, उसके हवाले से जो मैन्युस्क्रिप्ट को असाइन करना है वो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेटली अगर चाहता है तो एडिटोरियल बोर्ड जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास आई तो वो कौन तय करेगा कि वो आपके मैंडेट को सूट करता है या नहीं करता है, क्या ये बात कारी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। या एक एडिटर जो एडिटोरियल बोर्ड में है वो तय करता है कि हमें किस तरह के मौजू पर किताबें लिखवानी चाहिए। जब तक आपके पास एडिटोरियल बोर्ड नहीं, एडिटोरियल टीम कह लीजिए, एडिटोरियल टीम नहीं है अगर, या प्रॉपर एडिटर नहीं है, तो कैसे, जैसे हमने ये समझ लिया कि कोरोना में क्या जरूरियात है, हमें रीडर को क्या देना है, तो हम समझ रहे हैं कि रीडर को ये चीज की जरूरत होगी और शायद ये एक सर्विस हो। इसी तरह से जो एडिटर होता है वो तय करता है कि रीडर को क्या चाहिए, उसके पास ये कम से कम ये समझ होनी चाहिए पब्लिशिंग की कि एडिटर को क्या चाहिए। उसके हिसाब से वो मैन्युस्क्रिप्ट को या तो जनरेट करवाता है कमीशन करके, या जो अनसॉलिसिटेड मैन्युस्क्रिप्ट आती है उसको इवेल्युएट करता है। दोनों चीजें हैं। अगर आपके पास वो जहन है, इंटेलेक्चुअली आप साउंड हैं, एक एडिटर तमाम चीजों को जानता है, जानने की कोशिश करता है और वो उस कंटेंट को समझता है कि ये चीज हमारे लिए, इदारे के लिए, पब्लिशिंग के लिए या रीडर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको शाया करना चाहिए। और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको इम्पोर्टेंट कैसे बनाना है, उसके पास पता होता है कि किसको कैसे बनाना है। हो सकता है 200 पेज में मुमकिन है 100 पेज किसी काम का नहीं, उसको वो एडिट कर देगा, 100 पेज की किताब हो जाएगी। तो आपके फायदे ये हैं, 100 पेज का जो जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट भी कम हो गया। जैसे कॉस्ट कम हुआ, रीडर को बोझ कम हुआ। तो एडिटोरियल बोर्ड जरूरी है। हमारे यहाँ कनाडा में या शुमाली अमेरिका कह लीजिए, यूनिवर्सिटी में प्रिंटिंग पब्लिशिंग की या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मैंने कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्स हैं। तो क्या इंडिया में ऐसे कोर्सेज हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उर्दू वाले ऐसा कोर्स करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इग्नू ने कोई डिप्लोमा शुरू किया है, मेरी जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन इग्नू में पब्लिशिंग के हवाले, प्रिंटिंग का तो बहुत कोर्स है इंडिया के अंदर। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तो बाद आपका बीटेक हो रहा है। वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जहां पर आपको कोई किताब प्रिंट करनी है, उसके लिए तो प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके लोग को प्रिंटिंग बताई जा रही है। पब्लिशिंग का कोर्स जो है, एक इग्नू में डिप्लोमा के बारे में सुना था कि डिप्लोमा है और डिप्लोमा है वहां, लेकिन एक कोर्स एनबीटी कराती है हर साल। 1 महीने का कोर्स होता है, पब्लिशिंग मॉड्यूल हम बताते हैं, 50-60 लोगों को हम उसमें इंतखाब करते हैं और वो पूरा प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन आती है, हम देखते हैं उस एप्लीकेशन में कि लोगों की दिलचस्पी है या ऐसी भी अप्लाई कर दिया। सपोज दैट कि कोई आदमी है जो उर्दू में किसी सेल्फ पब्लिशिंग में है और उसको पब्लिशिंग मॉड्यूल जानना है,
तो सेल्फ पब्लिशिंग वाला अगर वो हमारे पास आ रहा है, उसको पता है कि 1 महीने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो वो कोर्स 1 साल का हम कराते हैं, एनबीटी कराते हैं उसमें अच्छा, उर्दू के लोग भी आते हैं, तो उर्दू के स्टूडेंट्स या उर्दू के स्टूडेंट भी आते हजरात हैं प्रॉपर उर्दू के लिए। 2001 में मैंने अलीगढ़ में खास तौर पर उर्दू के लिए वो कोर्स करवाया था, जब हामिद अंसारी वहाँ वाइस चांसलर थे 2001। उससे पूरे उर्दू वालों ने इस्तेफादा किया था, कई लोग कई जगह लगे हुए। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी। उर्दू की किताबों पर एक बहुत बड़ा मसला है, बाहर वाले जो हम जैसे बैठे हुए हैं बाहर, उनको ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि साहब उर्दू की किताबों पर रॉयल्टी का क्या एहतमाम, रॉयल्टी अगर नहीं है तो क्यों नहीं। देखिए लिख तो बहुत लोग रहे। इसके दो पहलू हैं। पहली चीज तो ये है कि रॉयल्टी तो होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर राइटर अगर किताब लिख रहा है तो उसको एजाजिया तो मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एजाजिया मिलेगा कैसे। एजाजिया तो उसी सूरत में मिलेगा जब वो किताब कारी तक जाएगी और कारी उसको खरीदेगा। तो दो चीजें हैं, आपको रीडरशिप जनरेट करनी होगी। रीडरशिप को जनरेट करना बहुत आसान है, आज के जमाने में रीडरशिप आप पैदा कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा, शायद उससे बात वाज़ेह हो जाए। आप अगर कोई डेवलप कंट्री में जाएं तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का अगर 20% लोग अगर पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखता है तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हमारे जैसे मुल्क में खास तौर पर उर्दू में, उर्दू के बारे में शायद आपको जानकारी होगी कि उर्दू जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से उर्दू की एक बड़ी आबादी इंडिया में रहती है। आई थिंक 5 जहां तक मुझे याद आ रहा 58.8 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि 5 करोड़ 80 लाख के आसपास उर्दू आबादी यहाँ रहती है। अब अगर हम उस पैमाने पर जाएं जो 20% जो यूरोप में और अमेरिका में जो लोग पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं उसको हम ना माने, इसलिए कि हमारे यहाँ इक्तिसादी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पुअर है। लेकिन अगर हम उससे भी अगर चाहें तो अगर उस वो जो हमारे पास 5 करोड़ 80 लाख जो उर्दू कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ मदर टंग के तौर पर, जो गवर्नमेंट का सेंसस है, अगर हम इसको मान कर चलें कि मेरा बेस लाइन कहीं ना कहीं होना चाहिए। बेस लाइन अगर यही है कि मेरे पास 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं जो उर्दू जिनकी पहली जबान है, अगर उसके आज के तनाजुर में हम देखें कि फिर भी लिटरेसी रेट बेहतर हुई है, अगर उसका कुछ हिस्सा हम ये मान लें कि अगर 20% ना सही, अगर उसे हम ये सोच ले कि 2% भी अगर जो लोग 2% गवर्नमेंट अगर 2% का भी निकालेंगे तो तकरीबन 11,76,000 लोग होते हैं जिनको पढ़ने में दिलचस्पी होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अगर 2% 3% भी, अगर इससे नीचे क्या जाएंगे, लोग कहते हैं इतने लोग नौकरी में है, तो मुझे उम्मीद है कि इतने लोग बच्चे पढ़। अब अगर इनका 20% आप निकाल लें तब भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक खासी बड़ी आबादी होगी, 2,35,000 लोग होंगे जो यकीनी तौर पर पढ़ना चाहते होंगे। और किसी भी पब्लिशिंग में 2000 किताबें एक साल में बिकती हैं तो वो ऑथर को रॉयल्टी भी दे सकता है, अपने तौर पर भी मुतमईन हो सकता है और तमाम चीजों को ठीक कर सकता है। तो अब 2,35,000 भी अगर हम रीडर नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं तो अपनी गलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो कंटेंट उनको नहीं दे रहे हैं जो कंटेंट वो चाहते हैं। हमने कंटेंट सिर्फ उनके लिए बनाया है जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उनको तो बहुत सी चीजें मालूम होती है, वो खरीदते भी नहीं। कंटेंट हमें उनको देना है जो हमारे नौजवान है। अब आपको ये देखना होगा कि हमारे उर्दू आबादी के नौजवान क्या पढ़ना चाहते हैं। उसका भी एक सर्वे मेरे पास है जो हमने किया था, उसमें 1.7% यूथ जो 13 साल से 35 साल का है वो जो पढ़ना चाहता है, अगर उसका फिगर भी अगर आप निकाल दें एक बड़ा फिगर आता है। हमें पब्लिशिंग के तौर पर उन्हें टारगेट करना चाहिए, उनको कंटेंट देना चाहिए, उनकी चीजों को समझना चाहिए वो चाहते क्या हैं। जब आप उनको रीडर बना देंगे तो ऑथर को रॉयल्टी मिलेगी, तब ये चीजें फ्लरिश करेंगी। मेरा ख्याल ये है कि इतनी बातों से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ हमारी कमी। हम उन तमाम चीजों पर अगर नजर रखें तो हमारे पास एक साल में किसी भी टाइटल पर 2000 कॉपी सेल करना मुश्किल काम नहीं है, अगर हमने जो पब्लिशिंग के उसूल को सामने रखा, रीडर तक पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि किताब का रीडर हो सकता है मुझे वहां जाना पड़े, ये नहीं है कि वो कोई हाथ में मोबाइल है वो आपने ऐड दिया और आ गया। मुमकिन है कि आपको कुछ ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटीज करने होंगे जहां वो आप जाएं तब वो किताब आपसे खरीद ले घर से निकल करके। अदरवाइज ये मत सोचिए कि वो मॉल में गया और किताब लेकर चला आया। आपको ये एफर्ट करने की जरूरत है। अगर ये एफर्ट होगी
तो मेरा ख्याल है कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और रॉयल्टी अगर नहीं मिलती है तो एक किस्म से मेरे हिसाब से ये डिसऑनर है एक किसी भी अच्छे बड़े ऑथर के। सब हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, बड़ी बहन कराची से नूरी हूरी नूरानी साहिबा देख रही हैं ये, क्योंकि खुद पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में हैं, और दानियाल पब्लिकेशन कराची का बहुत ही मोतबर अदारा है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपको कह रही हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। अच्छा साहब, महमूद अहमद हमारे न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, दोस्त हैं हमारे बड़े अच्छे, और ये शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे हैं, और अच्छे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि निहायत उम्दा और मालूमाती गुफ्तगू, आदाब। तो मोहसिन खान साहब भी चल पड़े हैं, नजर आ रहे हैं कि वो अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए, जैसा अभी आएंगे। तो ये तो बड़ी जबरदस्त आपने वो दिया है, आपको ये जो डेटा है और सर्वे है, ये सारा कुछ। उर्दू के अदीब जो हैं, मसला ये है कि साहब तर्जुमे को बड़ा सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, तर्जुमे के काम को। तो तर्जुमा आपके हिसाब से तर्जुमा क्यों जरूरी? आप लोग बहुत काम करते हैं। ये तो सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन की बात है कि उर्दू के अधिक तर्जुमा को अहमियत नहीं दे रहे हैं। अगर जो उर्दू का बड़ा जखीरा क्लासिकल हो या जो भी आज भी है, वो तर्जुमे की शक्ल में ही आएगा। याद कीजिए, आप लोग तो जाहिर है मेरे को बड़ा अजीब हूँ नहीं, अनाकुल मुहक्किक हूँ, और मैं मानता हूँ कि मुझे इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लासिकल है वो पर्शियन से बहुत कुछ तर्जुमा होकर के चीजें आई। कई तो मजामीन जो मेरा ख्याल है कि निरंगे ख्याल के जो मोहम्मद हुसैन आजाद के मजामीन जो हैं वो लगते तो उनके हैं, लेकिन कई बार रिसर्च में ये पाया गया है कि वो किसके तर्जुमा है। ठीक है, तो इस तर्जुमे को सेकंड क्लास समझना ठीक नहीं है। तर्जुमा तो ऐसी चीज है कि जिसके जरिए इनरिचमेंट होता है। आप अपने एक अदब को दूसरे लोगों की कारी तक पहुंचाते हैं, तो आप अपने तौर पर इनरिच कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ से किताब छपी है कुर्रतुल हैदर की मुंतखब कहानी। कुर्रतुल हैदर की मुंतखब कहानियां हिंदी वगैरह में 25 एडिशन 25 बार रिप्रिंट हो चुकी किताब। तो इसका मतलब है कि आपने अपने राइटर को दूसरी जबान के लोगों से मुतारिफ करा दिया। इसी तरह से दूसरी जबान के जो लोग हैं वो उनके लिटरेचर से आप वाकिफ हो गए। कई किताबें ऐसी हैं जिसके आप पढ़ने के बाद वहां के कल्चर को आप समझ सकते हैं। आप मराठी नॉवेल पढ़िए, कोसला, उर्दू में ज़ौकी साहब ने तर्जुमा किया था, उससे आपको उस कल्चर के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको मराठी कल्चर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। खुर्शीद अकरम साहब ने तर्जुमा किया है आत्म प्रकाश, सुनील गंगोपाध्याय का नॉवेल है, वो उस नॉवेल को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बंगाल में रहन सहन, खान पीन, किस तरह से चीजें हो रही हैं। आप तर्जुमे को, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा तर्जुमा एक क्रिएटिव चीज है। इसको पहले एक्सेप्ट कर लें कि ये क्रिएटिव चीज है। हाँ। इसको ये ना समझे कि आप किसी की बात को कहीं लेकर जा रहे हैं, नहीं, आप ले ही नहीं जा सकते। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे आप तर्जुमा कर ही नहीं सकते, खासतौर पर लिटरेचर। और तर्जुमे के हवाले से तो हमने यहाँ से दारा शिको ने इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन को तर्जुमा करके कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सबको पता है कि वो पर्शियन से तर्जुमा होकर सब चीजें चली गई। तो आप तर्जुमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मलिक जमा साहब दोहा से पूछ रहे हैं कि उर्दू के फरोग के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश में आप लोग कैसे ताउन करेंगे, और अगर कोई अदारा इस पर काम करना चाहता है? ये सवाल आप दोनों से। जी हजरत, मैं बिल्कुल आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कनाडा आ जाइए, जो कहिए मैं करूँगा आपके लिए। और शम्स इकबाल साहब से आप दिल्ली में कांटेक्ट करें। तो मेरे ख्याल में आप जिस तरह के ताउन की बात कर रहे हैं मलिक जमा साहब, ये आई डोंट नो, ये शम्स भाई की फील्ड नहीं है। इसके लिए एकेडमीज काम करती हैं। क्यों साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जाहिर है कि ताउन किस तरह की बताएं। अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मैं नहीं दे सकता। अगर कोई बुक से रिलेटेड कोई चीज अगर उनको चाहिए, कोई जानकारी मैं दे सकूं तो मैं दे सकता हूँ। जब तो आप जमा भाई, आप हमारे शम्स इकबाल साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप हमारा हवाला दें, कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो और हमारे मोहसिन खान साहब सीढ़ियां चढ़कर आ गए साहब सामने, और आपको सलाम कह रहे हैं कि शम्स साहब लाजवाब इंसान है, बड़ा काम कर रहे हैं। आदाब, लखनऊ से आदाब कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ साहब, लखनऊ वालों का आदाब बहुत हम मानते हैं साहब, इनको ऐसी बात नहीं। और अजरा मनाज साहिबा फिक्शन राइटर है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और वो कोलकाता से देख रही हैं, आदाब करें। फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं, इम्तियाज गोरखपुरी भाई देख रहे हैं, तस्कीन जमाली साहब देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं।
तो जनाब ये तो अली निसार भाई देख रहे हैं, हमारे विंडसर से बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। उर्दू में फेलोशिप का चलन भी नजर नहीं आता मुझे। फेलोशिप जो है मुझे याद पड़ता है कि 2012 में शायद ड्रामे के हवाले से बेंगलोर का एक अदारा है संगम प्ले हाउस, उन लोगों ने मुझे करीम भॉय ड्रामा फेलोशिप दिया था, क्योंकि 3 महीने का वो फेलोशिप थी वहाँ गया। राइटर से आप, मेरा ख्याल है राइटर से रेसिडेंसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो बेंगलोर में संगम ग्रुप करता है। जी हाँ, अर्शिया सत्तार साहब। अर्शिया सत्तार। तो ये उर्दू वाले ऐसा क्यों नहीं करते भाई? अब उर्दू वाले ऐसा क्यों नहीं करते, ये तो अब डायरेक्ट ऐसी किसी बात मुझसे कह रहे हैं, मैं पूरे उर्दू वाले की नुमाइंदगी तो कर नहीं रहा हूँ उस तरह से। ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए यानी उर्दू में ऐसा कोई होता है, ये पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि तरबियत साथी तो होनी चाहिए हर चीज की। आप चाहे कितने बड़े महान खिलाड़ी क्यों ना हो, बगैर कोच के बात बनती नहीं है। विराट कोहली आज अगर बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर जरूरी नहीं है कि जो उसने कोच उसको जो होगा उसका कमिटमेंट और कम से कम तलाश किया होगा। एक अभी हाल के दिनों में आप लोग शायद इल्म में ये बात हो, और मेरा ख्याल है आप जरूर जान रहे होंगे कि हम लोगों ने अभी हाल के दिनों में एक पीएम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो नेक्स्ट सवाल मेरा यही था, चलिए आपने बता दिया। हाँ नहीं, अब चूंकि आपने जब कहा कि ऑथरशिप जनरेट करने की बात है या स्कॉलरशिप की बात है, तो यूनिवर्सिटी में तो फेलोशिप वगैरह मिलती है अलग तरीके से, पीएचडी कर रहे होते हैं, एमफिल कर रहे होते हैं, कई किस्म की स्कॉलरशिप होती है जो अकेडमीज भी देती है। लेकिन हम लोगों ने अभी एक नया तजुर्बा किया, वो ये कि पीएम मेंटरशिप स्कीम लॉन्च की, जिसमें नए लिखने वालों को जिनकी उम्र 30 साल से कम है उन्हें सेलेक्ट किया गया एक पूरा एक मैराथन प्रोसेस के तहत, और उनको मेंटरशिप कर रहे हैं। 75 राइटर का इंतखाब किया गया हिंदुस्तान की 23 जबानों से। वाह, और वो एक बहुत टफ प्रोसेस से हम लोग गुजरे, और ये तमाम चीजें हुई, और अब वो इस प्रोसेस में है कि उनको हम लोग मेंटरशिप दे रहे हैं, कर रहे हैं। जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया वो ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऑथर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उस स्कीम का नाम था युवा, YUVA। Y स्टैंड फॉर यंग, U स्टैंड फॉर अपब्रिंगिंग, V स्टैंड फॉर वर्सटाइल, A स्टैंड फॉर ऑथर। हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि ऑथर है, नौजवान है, लिखने पढ़ने वाले। अब इनकी सलाहियत को कैसे आगे निखारा जाए, लिखने के फन से कैसे उन्हें मुतारिफ किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि ऐसी कोई स्कीम इस लेवल पे मेरी निगाह से तो नहीं गुजरी जिसमें 30 साल से कम लोग के उम्र के लोगों को आप लिखने के बारे में आप बता रहे हैं, उनको आप ऑथर बना रहे हैं, उनकी तरबियत साजी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको आप तराश खराश करके एक, आप लिखने बैठते हैं तो कई बार आपसे गलतियां होती हैं कि क्या लिखना है, क्या से क्या लिख गए। तो ये तमाम चीजें उनके साथ की जा रही है। उसमें उनको फेलोशिप दी जाएगी 6 मंथ, 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, एक जिसमें 15 साल से 30 साल के लोग सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग जबानों के। अब उनके लिए बड़ा इंकरेजमेंट है कि उसको वो एक ऑथर के तौर पर उभर कर आएंगे, और एनबीटी उन तमाम ऑथर 75 को पब्लिश भी करेगी, न सिर्फ उस जबान में बल्कि उस दीगर जबान। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के जो राइटर सेलेक्ट हुए हैं वो फिर हिंदी में तर्जुमा किए जाएंगे, फिर हिंदी से अदर लैंग्वेजेस में जाएंगे। उसी तरह से उर्दू के जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी जो उनकी तकलीफ है वो कहीं और जाएगी। इस तरह से एक कोशिश तो हम लोगों ने की है। मेरा ख्याल है ये कोशिश बहुत कामयाब कोशिश है, इसको और लोगों को भी करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात है ये। मेरे ख्याल में सारी एकेडमीज को इसको फॉलो करना चाहिए, जितनी एकेडमीज हैं हमारी। ये इंडिविजुअल कोशिश नहीं हो सकती, इससे कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, कौन इतना पैसा लगाएगा। तो जो सरकारी इदारे हैं जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, अगर अलग अलग एकेडमीज है, जब हमने किया तो ये चीजें की जा सकती है। इससे कंपटीशन से नहीं काम चलेगा। आपने इससे कंपटीशन कर लिया, हो गया। क्योंकि अभी हम लोग इंडिया 75 साल मना रहे हैं। इसमें ये कोशिश की गई कि जो अनफॉरगेटेबल हीरो हैं, जो गैर मारूफ लोग हैं, गैर मारूफ मकामात हैं, जिनको जगह नहीं मिली है, उन पर हम लोगों ने प्रपोजल बनाया। जाहिर है वो टफ काम इस सेंस में कि आपको मौलाना आजाद पे लिखना है, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, आपको महात्मा गांधी पे लिखना है, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन बाबा मजनू शाह मलंग मदारी पर लिखना है, कितना मुश्किल काम है। आप तो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि जो फकीर मूवमेंट और सन्यासी मूवमेंट रहा, भवानी पाठक और बाबा मजनू शाह मलंग मदारी प्लासी की लड़ाई की बात कर रहे थे, उस पर कहाँ मवाद है, आप बताएं।
बहुत अगर important, उस चीज उसको खोज करके कोई लड़का ला रहा है तो ये एक बड़ा काम हो रहा है जो बड़ा MIT काम, कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा काम। शायद आप अच्छा, इसी तरह के सवाल करना चाह रहे थे, इसका मैंने जवाब आपको दे दिया। वंडरफुल। बड़ों की तो बात हुई, ट्रेनिंग की भी बात हो गई, मगर अदब अतफाल जो है इसको भी तर्जुमे की तरह उर्दू में कोई बहुत बड़ा नहीं समझा जाता। हाँ ठीक है, सब बच्चों की नज़में लिख रहे हैं, बच्चों की लिखान। मगरिब में बच्चों की जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है, ये मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, मल्टी से ज्यादा मल्टी मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और इसके बारे में बताऊं कि ब्रिटिश ऑथर सब कोई जानते हैं, J.K. रोलिंग्स, इसने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी बच्चों के लिए, 7 नॉवेल है, $25 बिलियन मोहतरमा लेके बैठ गई हैं। इनकी 7-8 या 10 नस्ल बैठ के खा सकती इनके साथ। और 2018 तक की सर्वे ये बता रही है कि साहब इस सीरीज की 500 मिलियन कॉपीज बिकी, 500 मिलियन। साहब उर्दू में उसका तर्जुमा मुझे नहीं आता, इतनी ज्यादा बिक गई कि ऐसा कोई अदीब हमने पैदा किया है कोई उर्दू में। बड़ा टफ क्वेश्चन आपने किया मुझसे, और अगर नहीं इसलिए है कि तो क्यों नहीं, इसलिए नहीं टफ हुआ? है कि ये मेरी दिलचस्पी का मौजू है, और टफ इसलिए है कि इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है जिससे आप कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत नाउम्मीद नहीं। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लिखने वाले हैं प्रेजेंट, उनके पास कंटेंट है, सिर्फ उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। आपके जो उर्दू में लिखने वाले लोग हैं, बड़े लोग हों या जो भी हैं, वो उनके पास कंटेंट है, वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन की तरफ जरा सा ध्यान दे दिया जाए तो वो बड़े राइटर में शुमार किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस प्रेजेंटेशन में जो चीजें शामिल हैं, इलस्ट्रेशन, पेपर का कॉस्ट, आर्ट पेपर होता है वो, ये तमाम चीजें वो एक इंडिविजुअल ऑथर जो सेल्फ पब्लिशिंग कर रहा है, आमतौर पर उर्दू में सेल्फ पब्लिशिंग मैं कहता हूँ इसलिए कि वो हर आदमी जो है अपने तौर पर एक किताब लिखता है और खुद से पब्लिश करा लेता है, 200 कॉपी अपने पास रखता है, दोस्तों को बांट देता है। वो मेरे लिए सेल्फ पब्लिशिंग, वो पब्लिशिंग नहीं है, सेल्फ पब्लिशिंग है। अब आप बताइए कि इस सूरत में अगर मोहसिन खान साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, बच्चों की लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कौन सा कागज इस्तेमाल करेंगे और कौन उसको खरीदेगा, क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। आपने जो यूरोप की बात की या कहीं की बात की, वो खुशहाल देश है, हमें तो मैटर ऑफ सर्वाइवल है, हमें देखना होगा कि हम किस तरह से बच्चों को अदब भी दें, बच्चे पढ़े भी और उसके मेयार को बरकरार रखें। जब उस मेयार पर हम लेना चाहेंगे प्रेजेंटेशन के एतबार से, तो किताब की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उसको खरीदेगा कौन। ये तमाम चीजें जहन में रखने की जरूरत है, और जो बच्चों का अदब है इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक किताब जो मैंने किताबें आपको भेजी हैं, तो आपने जिसको लगाया है, ये सब किताबें इलस्ट्रेशन से बहुत खूबसूरत हुई हैं। 70-75 वर्ड की बुक है, कई किताबें उसमें सिर्फ 75 अल्फाज पर बेस्ड करती है, लेकिन 16 पेज की बनाती है उसको, इलस्ट्रेशन के थ्रू ले गए उसको, अच्छे अच्छे पेपर्स हमने इस्तेमाल किया। लेकिन हम एक सरकारी इदारा हम अफोर्ड कर सकते हैं, और प्राइवेट इदारा बच्चों की किताब अगर विदाउट इलस्ट्रेशन शाया करता है तो उस किताब में कंटेंट के बावजूद बच्चे नहीं खरीदेंगे। जब भी कोई बच्चा मॉल में जाता है तो वो सबसे पहले उसको वो देखता है कि वो देखने में कैसी चीज लगे, तस्वीरें चीज को किसकी देखता है तो देखने में कैसी चीज लगती है, हाथ में उठाता है, उसे पता चलता है अब ये किताब है, आई लाइक द वर्ड। अब इसको आप हाथ में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, अंदर क्या, बच्चों को इससे दिलचस्पी होती है। अब ये इलस्ट्रेटर जो है, अतनु राय का नाम सुना होगा आपने। अतनु राय ने पेंगुइन वाले से कहा एक कहानी का इलस्ट्रेशन करने के लिए कि मैं 10 लाख, अब वो तैयार हुए, 10 लाख देने को तैयार, इसलिए वो 10 लाख के बाद ऑथर को 15% कमीशन दे करके भी, रॉयल्टी दे करके भी वो खासा कमाएंगे। अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है उर्दू वालों को कि आप कैसे इसे करेंगे। 2 सूरतें हैं, इधर आप कोई ऐसा आदमी जिसके पास पैसे हों वो मैदान में आए और पब्लिशिंग करे, और उस पब्लिशिंग बहुत सक्सेस की गुंजाइश है। मैं आपको बताऊं जावेद दानिश साहब, पब्लिशिंग में अब सक्सेस की बहुत गुंजाइश है। मैंने जो आपको डाटा दिया, उस डाटा में आप सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा कारी जो आप पर ट्रस्ट करता हो, आपने कंटेंट के एतबार से और प्रेजेंटेशन के एतबार से आपने कुछ दिया है,
यकीन जानिए वो कार्य आपका होगा। आप जब किताब छापेंगे तो वो कार्य आपसे पहले ही आपको पैसा देगा, वो किताब देगा। ये भी मेरा तजुर्बा है कि उर्दू के 3-4-5 राइटर्स हैं, हाल के दिनों में उन्हें पब्लिश किया मैंने, और उन्हें खासी रॉयल्टी, जब मैं अगर उस रॉयल्टी का जिक्र कर दूं तो उर्दू वालों को यकीन नहीं आएगा कि रॉयल्टी कैसे गई। इसका मतलब है कि मैंने अपने पॉकेट से पैसा नहीं दिया, तो किताब सेल हुई, उसकी रॉयल्टी गई। जिलानी बानो साहबा ने 10-12 साल पहले मुझे फोन किया कि मेरी किताब पर तकरीबन 1 लाख की रॉयल्टी आई है। मैं तकरीबन, इसी को मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया? मुझे 3,000 की किताब आज नहीं ली। उनकी एक किताब थी, बच्चों के लिए मैंने शाया की थी, मुस्कुराता गुलाब और जादू का पिटारा। ये 2 कहानी थी, इलस्ट्रेशन के साथ उसे हमने किया था, काफी सेल होती है। आज भी हमारे पास कई राइटर्स हैं, शमसुल इस्लाम फारूकी साहब, उनकी किताब बहुत बिकती है, वो साइंस फिक्शन लिखते हैं। आपके यहाँ कनाडा में इदरीस सिद्दीकी साहब हैं, उनकी कई किताबें हमने की, वो काफी सेल होती है, रॉयल्टी जाती है प्रॉपर। लेकिन मेरे कहने मतलब ये सेल्फ पब्लिशिंग में नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशनलाइज्म करना होगा, प्राइवेटली भी करना होगा, और अगर प्राइवेटली करते हैं तो आपके पास इख्तियार है, आप कीमत ज्यादा रख करके उनको रॉयल्टी दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसकी मार्केटिंग जो होगी वो आपको देखना होगा कि आप कहाँ करेंगे। आज की जरूरत के तहत से मैं सिर्फ इतनी बात कह दूं कि जब आप कहते हैं कि 5 करोड़ 80 लाख हम लोग हैं इंडिया में जो उर्दू जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, और अगर पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास 3 करोड़ है, तो भी हम 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बाकी 1.5 करोड़ कहाँ है? अगर आपके यहाँ अगर 2.5 लाख तो लोग जरूर होंगे जो जिनकी जबान उर्दू है, जो हिजरत करके गए हैं, सऊदी अरब में होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, उनके लिए अगर आप चाहें तो आप बेहतरीन किताब उसी कीमत पर जो अंग्रेजी की होती है आप कर सकते हैं, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि प्रिंट ऑन डिमांड, आप किताब तैयार है, आप कुछ किताब वहां डिलीवर हो जाए, आप पैसा भेजिए और आपको किताब वहां डिलीवर सेम डे। अब इतने चीजों के बावजूद अगर हम फायदा नहीं उठा रहे हैं और आगे लेकर नहीं जा रहे हैं अपनी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को, तो कसूर अपना है, इसको समझने की जरूरत है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और ये जो दिलचस्पी है ना कि 200 कॉपी छाप के और मुझे दे दीजिए और लोगों को बांट दिया, ये उनका भला हो जाता है, वो राइटर कहलाते हैं, वो एक नामवर मुहक्किक हो जाते हैं, नामवर नक्काद हो जाते हैं, नामवर फिक्शन राइटर होते हैं, लेकिन उसका ट्रस्ट नहीं होता कारी पर, क्योंकि उसने आपका कोई एकेडमिक, उसका कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई ऑडिट नहीं है कि वो अच्छी है बुरी है। ऑडिट कहाँ होगा? या तो एडिटोरियल बोर्ड करेगा, या कोई एक्सपर्ट करेगा, या रीडर करेगा। तो आपने तो रीडर पर ट्रस्ट ही नहीं कायम किया, आपने तो अपने सब कुछ कर दिया। रीडर आपसे दूर इस वजह से हो गया। रीडर को दीजिए, बच्चों किताबें वो पढ़ेंगे। साहब हमारे मौलाना दोस्त हैं, वो इसको सुन करके कहते हैं कि साहब कयामत करीब है, समझे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, समझे। उर्दू वालों का मामला यही है। हमारे बड़े भाई हजरत क्या ख्वाजा इकराम साहब मसरूफ तरीन आदमी है, मगर आपकी वजह से तशरीफ लाए हैं, आपको आदाब कह रहे हैं, उनका गुफ्तगू हो रही है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद रहमानी भाई भी दिल्ली से देख रहे हैं, कह रहे हैं उनका गुफ्तगू हो रही है। और मंजर जमील कह रहे हैं कि बहुत ही दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जनाब मोहम्मद काजिम भाई की कमी थी, वो भी आ गए। देखिए साहब आपकी वजह से कैसे कैसे शरीफ लोग हमारे यहाँ आ गए। काजिम भाई भी, काजिम नहीं साहब आपकी वजह से बड़े हैं हमारे, और बड़े अच्छा लग रहा है कि वो ये अलग चीज सुन रहे हैं। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हमारे आगे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और काजिम भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों के अदब के मामले से एक मामला और हमारे यहाँ कनाडा में है कि साहब ऑडियो बुक्स भी हमारे यहाँ बहुत मकबूल है। और मैगिल यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल में, तो वहाँ हिस्ट्री की प्रोफेसर साजिदा अलवी साहिबा अब रिटायर हो गई, मगर कुछ बरस पहले उनका एक प्रोजेक्ट था, उर्दू की निसाब उन्होंने यहाँ तैयार की। हम जो बच्चों की किताब वहाँ से मंगवाते हैं दिल्ली से, वो किताबें यहाँ के बच्चे उससे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें स्नोफॉल नहीं है, उसमें नियाग्रा फॉल नहीं है, उसमें साहब क्रिसमस नहीं है। तो उर्दू के वो कहानियां बच्चे नज़्में वज़्में लिखाई गई यहाँ के लोकल राइटरों से कि जिसमें यहाँ की मंजर कशी हो और यहाँ की हो। उस किताब को मुझे दिया गया और अच्छी खासी रकम भी दी गई कि साहब आप जावेद दानिश अपनी आवाज़ में इस किताब को बना दें। तो वो किताब हमने तैयार की और काफ़ी वो भी है, वो किताब और कैसेट्स जो है, सीडी जो है, कोई $60 की है और लोग खरीदते हैं। तो क्या ऐसा कुछ काम ये ऑडियो बुक्स जो है, अच्छा इसके साथ साथ यही बता दूं कि बड़ों के लिए भी खालिद सोहेल की नज़में कहानियां, बड़ों के लिए भी एक किताबों की सीरीज हमने पूरी बोलती किताबें के नाम से बहुत पहले की थी।
तो हालांकि उर्दू में ये चीजें बहुत कम है आज भी, मग ये हम लोगों ने इसलिए किया था कि नॉन उर्दू वाले जितने हजरात यहाँ पर हैं और उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये चीजें थी कि कार में ड्राइव कर रहे हैं, घंटे भर की ड्राइव होती है कम से कम, तो उसमें वो चीजें मंटो और गालिब और इस सबको सुनते जा रहे हैं। ये बोलती किताबें सीरीज बच्चों के लिए ज्यादा कामयाब है, क्योंकि उसमें म्यूजिक भी डाल करके प्रेजेंटेशन के साथ। ये ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया? दानिश साहब, मेरा इस पर कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं मैंने देखी है चीजें, और लोगों में दिलचस्पी है और लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये है कि ये बहुत देर तक इस पर शायद कोई असर ना हो किताबों की जैसी बात होने से। किताब को जो आप हाथ में लेकर पढ़ते हैं, उसका जो लुत्फ है वो शायद ऑडियो में उस वक्त तो अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, वीडियो एडिटिंग करके लोग कर रहे हैं आजकल, लेकिन एज सच मेरा कोई उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ कह नहीं। नहीं, हमने आपको बताया कि ये मार्केटिंग जो थी ये नॉन उर्दू, जो कि उर्दू नहीं जानते, जो स्क्रिप्ट नहीं जानते, नॉन मुस्लिम कह लीजिए आप, नॉन उर्दू वाला कह लीजिए, मगर उर्दू से लगाव है, उनको उर्दू से मोहब्बत है, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी कामयाब थी। हमारे एक शर्मा डॉक्टर यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे एक दो फोन करके कहा कि यार तुम्हारी जो कैसेट है मैं गाड़ी में लगा देता हूँ, और जो मैं ऑपरेशन से पहले जब जाता रहता हूँ तो उसको सुन के बड़ा रिलैक्स करता हूँ, फिर जाता हूँ सर्जरी करने के लिए। तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, मजाक के तौर पे उन्होंने कहा, मगर अच्छी बात थी कि सब ये चीजें ऐसे हो रही है। और अच्छा, उर्दू एकेडमीज जो हमारी हैं वो हजारों किताबें हर साल शाया हो रही हैं, सारे 25-30 जितनी एकेडमियां हैं वो कर रही हैं। इससे कुछ लोगों को ये सवाल है, खासतौर पे बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि इससे कितना फायदा हो रहा है, क्या इसमें ये जो चलता चला आ रहा है कि किताबें आप अप्लाई कीजिए और वो मिल जाता है, ये उर्दू वाले वो छाप देते हैं, तो इससे उर्दू किताबों के लिए कोई फायदा है या इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए, जो फॉर्मेट है इनका? आपका क्या ख्याल? देखिए, फिर ये एक ऐसा सवाल आपने किया है जिसका जवाब शायद बहुत लोगों को नागवार गुजरे, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हम लेकिन मैं लोग बताऊँ, मैं इंफॉर्मेटिव सेशन आपको कर रहे बता हैं। रहा हूँ, मेरी अपनी एक हाँ। सोच है कि हम्म। ये जो हम लोग ने जो ग्रांट और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की है, इंडिविजुअल लेवल पर तो आप उसके राइटर बन जाते हैं, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लेता है, जो भी आदमी, वो खुद किताब को पब्लिश करता है, वो एक नाम रख लेता है, उसको पब्लिश करता है, और उसके बाद वो किताब ग्रांट के तौर पर बल्क परचेज में या कहीं भी या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लेता है। पब्लिशिंग को इससे नुकसान, पब्लिशिंग को इससे नुकसान हो रहा है कि आपने अपनी एनर्जी उसमें लगाई, अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लिया, और आपने फिर उसके बाद लाइब्रेरी में चले गई, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ नहीं हुआ। बेहतर ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो अकेडमी दे रही है, वो क्यों नहीं एक एडिटोरियल टीम रखती है, पैसा तो उसको खर्च करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 करोड़ की बजट है जिसमें आप किताबें खरीदते हैं, और उसके बाद आप लाइब्रेरी को आप दे देते हैं, लाइब्रेरी की जीनत है, उसमें क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, ये पता नहीं चलता। जो आपके जो लोग अप्रोच कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो लोग अप्रोच कर रहे हैं आपके बल्क परचेज के लिए, उनको उसी जो पैसे को आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप अपने एक पब्लिशिंग का एक पूरा एक प्रोग्राम रखें, उन्हीं ऑथर से कहिए कि आप मेरे लिए दीजिए, फिर वो तमाम प्रोसेस जो एडिटोरियल प्रोसेस है उसे गुजरे, तो कंटेंट में कम से कम बेहतरी आएगी। मेरा ख्याल ये कि मैं जाती तौर पर ना कभी इसको, हाँ नहीं, मुझे इसलिए कि इससे हिंदी का भी मैं देख रहा हूँ, हिंदी में बहुत ग्रांट से क्या उनकी पब्लिकेशन की हालत है, कुछ एक दो छोड़ दें अगर, तो वो वहां मतलब आपका इर्तिका रुक गया, आपको लग गया कि आपने किताब की है, और वो एक साल में कई मौके पर तो कई चीजें बदल बदल के भी कर दे रहे हैं लोग और ग्रांट ले रहे हैं, आपकी क्वालिटी पर उसका असर पड़ रहा है। मैं जाती तौर पर इसको, जो लोग कर रहे हैं आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं किसी को, मेरा कोई एतराज नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एज ए पब्लिशिंग सेंस, पब्लिशिंग एथिक्स, मुझे लगता है दिस इज रॉन्ग। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि उर्दू की किताबें जो हैं ये इतनी, हमारे शमसी भाई ने भी ये सवाल किया, जैन कह रहे हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उर्दू पब्लिशर की कमी क्यों महसूस होती? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अब कुछ वसाइल ऐसे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। मैंने हमेशा ख्वाजा भाई का प्रोग्राम देखा, वो काफी टेक्नोलॉजी जुड़ करके आगे ले जा रहे हैं इन सब चीजों को, आपने देखा होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कनाडा में, मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी ने जोड़ दिया, तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों उठाएं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए,
अब मैं प्रिंट ऑन डिमांड, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हैदराबाद में सेम डे किताब मिल जाएगी। जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो आप उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? अमेजन पे क्यों नहीं जाते? ये इससे तो सेल, अब सेल की वो बात ही नहीं कि आपको कहीं जाना है। आप अच्छा कंटेंट दीजिए, आप अपनी किताब को सोशल मीडिया पर पॉपुलराइज कीजिए, उसके बाद आप उसके देखिए कि आपके पास लोग आते हैं कि नहीं। आएंगे लोग, आपके अकाउंट में पैसा आएगा और अमेजन से लोग किताब ले जाएंगे। एनबीटी किताबें अगर आपको चाहिए, अमेजन पर आप ऑर्डर दीजिए एनबीटी में, आपको 2 दिन में किताब पहुंच जाएगी। क्योंकि हम लोग का जो एक मैकेनिज्म है वो प्रिंट ऑन डिमांड नहीं है अभी। हम लोग ने, जाहिर है किताबें हमारे पास स्टोर है, मेरे पास जगह है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड में तो एक इंडिविजुअल ये काम कर सकता है। अगर उसको पब्लिशिंग एथिक्स आती है, अगर वो किसी से किताब लिखवाता है, उसको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है। जब उसके पास ऑर्डर आएगा वो उस डिमांड को पूरा कर देगा। इतना आसान हो गया है। तो शमसी साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जाना चाहिए लोगों को अमेजन पर। लेकिन आप अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि वो बल्क परचेज और फाइनेंशियल असिस्टेंस वाले फिर वहां नहीं जाएंगे, वो खतरा महसूस कर रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि वो पब्लिशिंग के जो मामलात हैं उससे हट करके आप कोई चीज को जा रहे हैं तो पता नहीं क्या है। हो सकता है उसमें 80% अच्छे भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं। 20% में कुछ कमी हो जाए, क्यों ऐसा हो? अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करें। अहमद महफूज भाई, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब दिल्ली से देख रहे हैं, जामिया से, और हमारे नासिर कमाल इब्ने कवल भाई देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, वो भी आदाब कह रहे हैं बहुत खूब शमसी साहब, शम्स साहब। और जनाब साई नवाज भम्बरू भाई हमारे दोस्त हैं, कुवैत से मेरा देख रहे आदाब हैं। कह दीजिए। हाँ, महफूज साहब तो मेरे बैचमेट हाँ, हैं, जी जी, हाँ, तो मेरे करम फरमा भी हैं। मैं अपनी कमी कुछ भी होता है उन्हीं से डिस्कस करता हूँ। अहमद महफूज भाई से अगर कोई लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं फंसा, महफूज साहब, क्योंकि मैं हर चीज आजकल का हेड ऑफ द, माशाल्लाह आजकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। जी हाँ, हाँ, उसकी कॉफी अभी बाकी है, आएंगे दिल्ली तो इनसे कहेंगे बुलाइए भाई। नासिर, ये साई नवाज भमरू साहब जो ये कुवैत से देख रहे हैं, आपको अदब करें। तो ये सारी बातें तो हुई साहब। किताबों की जो रीडरशिप का मामला है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि उर्दू के मामले में तो हमें नहीं समझ में आया, मगर हमने बंगालियों को कलकत्ते में देखा। मैं उनकी बात बताऊं कि बंगाली एक ऐसी कौम है, समझे। हमारे नासिर कमाल साहब, बड़ी रिजर्वेशन उनकी है बंगालियों के बारे में, मगर मैं आपको बताऊं कि जो किताबों का पढ़ने का शौक, और गरीब आदमी जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है रोजाना के अखबार, वो किनारे ढाबे पे जो चाय बिक रही है, वो चाय वाले ने ये किया हुआ है साहब के, एक खपच्ची कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो बांस की खपच्ची, उसका एक बोर्ड बना है, बोर्ड भी नहीं लगा सकता बेचारा, उसकी चटाई को उसने 2 बांस पे खड़ा कर दिया है, और वो रोजाना उसके ऊपर इतने अखबार चिपके हैं कि वो बहुत अच्छा मजबूत बोर्ड बन चुका है। रोजाना सुबह उसके 4 पेज अखबार के बैक टू बैक इस तरफ और पीछे अखबार की चिपका दिए जाते हैं। सुबह उठ के जो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला जो मजदूर बंगाली है, पोर्टर जो है, वो खड़े होके साहब पहले वो अखबार पढ़ता है। तो उससे न सिर्फ रीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, उनकी अवेयरनेस पॉलिटिकल जो है, नेहरू ने कहा था कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। तो इस वजह से है कि रीडरशिप इतनी है कि जो मेला वेला होता, बुक फेयर कलकत्ते का बहुत बड़ा मेला होता है, समझे, उसमें हमने देखा कि बच्चों के लिए वो छोटी छोटी पब्लिशिंग कंपनी वो बनाई हुई है, जो कि बड़ा से बड़ा राइटर भी आके वहां फुटपाथ पे बैठ जाता है, बच्चों के साथ कलर कर रहा है और ये कर रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट। और बच्चे को नहीं मालूम कि ये साहब मिर्जा गालिब मेरे बाजू में बैठे हुए, बच्चा देख रहा है कि एक बड़ा आदमी ये भी इंटरेस्टेड है, और हंसता है वो बड़ा राइटर कि देखो इसको मालूम नहीं है कमबख्त को कि हम साहब सुनील चैटर्जी हैं या हम कौन है ये। और लोग जो है तस्वीरें खींच रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी फुटपाथ पे बैठ गया, समझिए कर रहा है। ये चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं? ये जो आप जिस जबान की बात कर रहे हैं, बंगला, मेरा ख्याल ये है कि ये उन्होंने, पता नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कलकत्ते में बुक फेयर में एनबीटी का पार्टिसिपेशन होता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बंगाली हैं, वो कहते हैं कि हम लोग अपने मंथली बजट में किताबों के लिए कुछ हिस्सा रखते हैं, कुछ हिस्सा रखते हैं। चाहे वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, कि फुटपाथ पर बैठ करके अगर चाय भी पी रहा है, तो वो उनके कल्चर, उन्होंने कल्चर बनाया इसलिए कि उनके बड़े राइटर भी उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अपने को छोटा नहीं समझ रहे हैं। आप ये चीज ख्याल कीजिएगा, ऐसा नहीं कोई ऐसा करने से उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया कम। आज आपको मैं बताऊं कि 26,000 से ज्यादा
सरकारी यानी सरकारी मदद से, यानी गवर्नमेंट के एड से उर्दू के स्कूल चलते हैं 26,000 से अबव। ये वो स्कूल है जो सरकारी सतह पर है, प्राइवेटली तो बहुत कुछ है। अगर वहां मेहनत, अब तो देखिए जो चीज हो गई सो हो गई, बंगाली को आप तो कर ही नहीं सकते उसको कॉम्पीट। मेरा सिर्फ ये है कि चूंकि आपसे मैंने कहा था चैलेंजेस पर बात होनी चाहिए, बहुत आसानी से हम भी अपना मार्केट तैयार कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर थे जो रिटायर कर गए, अब मैंने उनको देखा नहीं था, आनंद कुमार, नहीं एक जहन में आएगा नाम बता दूंगा। वो रिटायर करने के बाद, डायरेक्टर रिटायर होने के बाद किसी प्रेस में काम करने लगे, ठीक है, और उन्होंने बाकायदा स्कॉलस्टिक जैसे इदारे में काम किया। ये तमाम चीजें इसलिए कर रहे थे वो कि किताबों से दिलचस्पी थी। किताबों से दिलचस्पी पैदा करना राइटर्स का काम है। इनोवेटिव आइडियाज का आप किताब लिखिए, एग्जिबिट कीजिए, स्कूल में जाइए, ऐसे स्कूल मिल जाएंगे। मेरा अभी एक और एक्सपीरियंस है, मैंने जब वर्चुअल कुछ किया ना, स्कूल को जोड़ दिया जहां 2000 बच्चे बैठकर हमारे राइटर को देख रहे हैं। अब इतनी चीजें आसान हो गई हैं कि आप अपना प्रोग्राम यहाँ कीजिए और वो बच्चे स्कूल में सब देखेंगे, और उनके प्रिंसिपल से कह दीजिए कि इनकरेजमेंट राइटर को जाकर के स्कूल में करना चाहिए, नुमाइश करने की, प्रॉपर नुमाइश, बिल्कुल छोटा काम नहीं है। आप जब लिख रहे हैं तो आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि आप वो रीच करेंगे, रीडर तक पहुंचेंगे। ये पहुंचने का जो अमल है यहाँ बहुत ज्यादा लैग करते हैं। या तो हम समझ लेते हैं कि बड़ा छोटा काम है, ये छोटा काम नहीं। ये आप अपनी सोसाइटी को एक किस्म से एक लर्निंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, जो बंगालियों ने किया। इसीलिए जो उनका पब्लिशिंग हाउस है, गालबन आनंदो पब्लिशिंग, प्रॉपर रॉयल्टी देता है। आप उसके बाद आप चले जाइए केरला में लाइब्रेरी हर जगह मिलेगी, हर जगह लाइब्रेरी मिलेगी, वहां निजाम है और उसमें किताबें जाती हैं। तो वहां का आप वहां के जो दोस्त हमारे, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी रॉयल्टी जाती है। मराठी, तमिल काफी आगे प्रोग्रेस कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इंडिया में जो और लोग हैं उनको भी हम देखें, उनके साथ मिले, उनके साथ देखने की कोशिश करें कि वो कैसे रीच उनकी हो रही है। अगर उनकी रीच हो रही, हमारी क्यों नहीं सकती है? हमारी जबान तो कहते हैं कि हम 4.36% है टोटल पॉपुलेशन, 5,80,00,000 है 2011 के सेंसस, आपको और बढ़ गए होंगे। फिर ऐसा क्या है कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते? वो बच्चों, उस तरह के बच्चे तैयार करने होंगे। आप देखिएगा कि आप अगर कोई सेमिनार कीजिए, वहां पर एक टेबल पर नुमाइश लगा दीजिए किताब की, नहीं पहुंचते हैं। वहां जाना चाहिए। भाई आपकी चीज जो आप कह रहे हैं यही तो उस पर छपी है, आप ही तो राइटर है उसके, आप ही तो उसके हीरो, आप ही उसको प्रमोट करेंगे। ये नहीं हो रहा है, इससे बड़ी चीजें नुकसान हो रही है। मेरा ख्याल है कि इस चैलेंज को लेना चाहिए। अगर 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की जाए तो रीडर भी आएगा, राइटर भी निखर कर आएंगे और उनको रॉयल्टी मिलेगी और उर्दू पब्लिशिंग काफी तरक्की करेगा। मेरा ख्याल ये इस पर कोशिश करनी चाहिए। आपने जो प्रोग्राम किया, मैं तो आपको दाद दूंगा कि आपने प्रोग्राम ये सोच कैसे किया। उर्दू पब्लिशिंग पर कहाँ प्रोग्राम होता है, आप मुझे बताएं। कभी मैंने तो नहीं सुना कि उर्दू पब्लिशिंग के हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है। एक बार डिनाई तो करें कि हम कुछ नहीं जानते, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। हम एक्सेप्ट करें हमें सब कुछ आता है, हम पब्लिशिंग भी जानते हैं, हम राइटर भी हैं, हम सब कुछ हैं, हम तो उसके बाद तो ये डिनाइल मोड हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम यहाँ पीछे हैं। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। पहले एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये आपकी हिम्मत की दाद दूंगा कि आपने पब्लिशिंग जैसे इशू पर बात करने के लिए मुझे बताया। सब इलाहाबाद से हमारी बड़ी अच्छी बाजी सालिया रशीद साहिबा, प्रोफेसर फारसी और अरबिक की, और वो देख रही हैं, सलाम कह रही हैं, कह रही उमदा गुफ्तगू। अहमद महफूज भाई आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं अपने हमदम देरीना और प्यारे दोस्त डॉक्टर शम्स इकबाल को सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जावेद दानिश को भी मुबारकबाद। तो किबला सिर्फ मुबारकबाद से नहीं होगा, मैं और शम्स इकबाल भाई जब दिल्ली में मिलेंगे आपके यहाँ तो बिरयानी ड्यू हो गई, आप सदर बन गए, मुझे उसकी मिठाई बाकी है। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्तों में महफूज साहब, शमसी साहब, ख्वाजा साहब, मैंने जिक्र किया भी था शुरू में जब आपने पूछा तो वो तस्वीर ख्वाजा साहब की थी, तो मुझे अच्छा लगा कि ये लोग भी कम से कम आपके प्रोग्राम तो देखते हो, जैसे नाचीज को देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, नहीं साहब, ख्वाजा इकराम भाई, महफूज भाई और जैन शमसी, ये लोग सब एक बार फिर से शुरू का वो देख लें। आप लोगों की तस्वीर भी लगाई है सब, और उसमें शहनाज रहमत साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, वो भी कोलकाता से देख रही और आदाब कह रही हैं आपको। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत मजे की बातें। ये लगता है कि ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर और। आपने बताया था कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलेंगे, मगर साहब चलिए थोड़ा सा ओवर टाइम भी चलाते हैं। आपने बुलवा लिया,
इस हिसाब से बोलता हमजा था। साहब, और बहुत ही मजे, ये हमने देखिए ये लाइब्रेरी की और बच्चों के मामले में हमने बहुत से प्रोग्राम में इस ये सीरीज चल रही है, बताया है लोगों को। आज फिर मैं बताऊं कि हमारे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, जो कि दिल्ली वालों को सबों को हमने बहुत बार बताया कि यार क्यों नहीं करते आप लोग। यहाँ लाइब्रेरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइब्रेरी बच्चों के खेलने की चीज, बच्चे लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। उर्दू वाले जब तक ये नहीं करेंगे, आप उर्दू की कैसे प्रमोशन और कैसे उसकी बिना डालेंगे कि भाई बच्चों के अंदर कैसे मामला हो। यहाँ लाइब्रेरी में यह है कि जब माँ जाती है बच्चे को लेके, बाप लेके जाता है, तो उनके लिए एक प्ले रूम बना हुआ है बच्चों का, और वहां लड़की बैठी है जो उनके देखभाल करेगी, उनको बच्चे की किताब देगी, और पेरेंट्स अपनी उर्दू, जो भी उर्दू की किताबें कह रहा हूँ, पेरेंट्स को जो किताबें चाहिए वो लेकर के आ सकते हैं। मगर एक और बहुत मेरे पसंद का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो ये है बोरोइंग, यानी ह्यूमन बुक्स कहते हैं उसको। ह्यूमन बुक्स में ये होता है कि साहब ये समर आ रही, समर में यहाँ सब कुछ होता है, सर्दियों में कम होता है, कि जावेद दानिश साहब को फोन आता है कि साहब आपके लिए बच्चों के सिलसिले में एक आपकी वो है बुकिंग होनी जा रही। अच्छा, ये पेड प्रोग्राम होता है यहाँ के हवाले से, और उसमें करते ये हैं कि आप जाएंगे जिस महल्ले में आपको बुलाया जा रहा है लाइब्रेरी में, आप वहां जाते हैं, यानी आपको बोरो करेंगे बच्चे या कोई आदमी, या 1 घंटे के लिए आपको उन्होंने बोरो किया किताब की तरह, और आपसे वो सवाल जवाब करेंगे कि अच्छा साहब आप ड्रामा लिखते हैं, तो आप, बच्चे को नहीं पता कि ये ड्रामा नवीस है, कितना तोप है, वो तो बिल्कुल मासूम बच्चा है, उसको बताया गया कि भाई ड्रामा राइटर आ रहा है, और वो बच्चा जो है ड्रामे के हवाले से जो भी सवाल है उसके जहन में वो सारा पूछता है, उससे बातचीत, उसके अंदर आपका काम है कि दिलचस्पी पैदा करें। एक तो ये काम बड़े के लिए भी है, बड़े भी ह्यूमन बुक्स बोरो करते हैं, और वो साहब पूछते हैं कि साहब उन इंटरव्यू आपका पूरा ले लेंगे वो, कि आपको 1 घंटे के लिए बुक किया है उन्होंने, तो आप 1 घंटे बैठ जाकर के बिल्कुल टाइम पे बैठना पड़ता है, आपके सामने कॉफी की कप रख दिया जाता है, अब आप वो आदमी जो चाहे आपको सवाल कर सकता है, ही गॉट द राइट, क्योंकि उसने आपको बोरो किया, यू आर द ह्यूमन बुक। इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन होता है, इतने मजे की चीज है, समझे। हमारे यहाँ नहीं होता, ये उर्दू वाले नहीं करते, समझे। हमने बहुत से लोगों को बताया, यूनिवर्सिटी वालों को बताया है, आपकी जो भी ये है एकेडमीज को बताया है, वो इसको कहते हैं हाँ करेंगे या देखेंगे या समझते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक ये सब ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल बच्चे का इस तरह से नहीं शुरू होगा, और बच्चे को लुभाने के लिए कहना चाहिए कि जब वो जितनी बार आता है लाइब्रेरी कोई किताब बुक करने, तो जो काउंटर के ऊपर वो देखते हैं कितने था, तो उन्होंने किया हुआ है कि 1 हफ्ता अगर आए हैं आप, तो उसको स्टिकर मिल जाता है, कि वो बच्चा जो बड़ा खुश होता है, हाथ में वो स्टिकर, छोटा सा तितली बनी हुई है, घोड़ा बना हुआ है, फेरी है कोई, वो स्टिकर। अच्छा, वो घर जाके उसको स्टिकर्स को एक बुक में जमा करता है, और उनके बारे में है कि साहब आपने अगर 7 स्टिकर जमा कर लिए, तो 8वीं बार जब आप आएंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, तो आप फला दुकानदार के यहाँ जाके पिज्जा ले सकते हैं फ्री में, या आइसक्रीम खा सकते हैं। अच्छा, ये सारा कारोबारी मामला है यहाँ जो है, इसे कोई अल्लाह वास्ते ये चीजें नहीं हो रही, ये कारोबार है बिल्कुल। पिज्जा वाले को पता है कि जब अम्मी लेके आएंगी एक स्लाइस बच्चे के लिए लेने, तो फैमिली के लिए भी वो लेंगी एक पिज्जा, समझे, वो भी खरीदेगी। ये आइसक्रीम वाले के यहाँ अगर जा रहे हैं तो वो भी लेंगे। ये सारी बातें अगर हम करते हैं, तो कुछ दोस्त कहते हैं यार तुम वो फॉरेन की बात करते हो, इंडिया में ये सब मुमकिन। अरे भैया क्यों नहीं मुमकिन, क्यों नहीं मुमकिन, आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए। और चलिए साहब, एक कमी थी, कौसर मजहरी भाई भी आ गए। कौसर मजहरी भाई सलाम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और कह रहे हैं एनबीटी में उर्दू के हवाले से आजकल क्या हो रहा है, बताइए हजरत। आप देर से आए, ये सारे जवाब मैं कुरेद कुरेद कर चुका हूँ, और शम्स भाई ने बताया है सब, तो उनको फिर से मत वो कीजिए, प्रोग्राम देखिएगा आप, बड़े दिलचस्प बातचीत हो रही है, बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है मुझे। और कुवैत से लेके और मॉरिशस तक, और अमेरिका से लेके कनाडा तक, और कलकत्ता, सारे लोग जमा हैं, और सब मेरे करम फरमा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कर रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताइए कि बच्चों का रीडरशिप के ऊपर हम लोगों ने बात की, सब किया कि जब से हमने होश संभाला है, यही सुनते आ रहे हैं कि साहब उर्दू मर रही, समझे। और अभी तक हमने नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ी, मगर हमेशा सुनते हैं कि साहब उर्दू मर रही, उर्दू मर जाएगी, उर्दू मर रही। आम कारी जब ये कहता रहता है, या उस्ताद लोग भी कहते रहते हैं कि नेगेटिव जो अप्रोच है, इतना नेगेटिव वाइब्स इसको कहते हैं, तो फिर किताब का मुस्तकबिल क्या है? ये बताइए साहब कि किताब का फ्यूचर क्या है?
मेरा ख्याल ये है कि जो आप कह रहे थे, ये हम भी बहुत ज़माने से सुन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपका फ्यूचर है और उर्दू का भी फ्यूचर है। और मेरा ख्याल ये है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे आई है और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। हम लोगों ने जिस पर डिस्कस किया है, थोड़ी-सी चीज़ों पर अगर अमल कर लें और जो एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरी बड़ी दिलचस्प बात होगी। हम लोग जब भी कोई किताब लिखते हैं या लिखवाते हैं किसी से, हमें कभी-कभी कॉमन रीडर के बारे में भी सोचना चाहिए। जो कॉमन रीडर है वो आपको पढ़ना चाहता है। तो कॉमन रीडर जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आम, वो कोई एकेडमिशियन नहीं होता, वो कोई हाँ, इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। वो एक पॉपुलर सिंपल आदमी है लिटरेचर। जो जो ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, सोशियोलॉजी में, साइंस में, लेकिन उर्दू स्क्रिप्ट जानता है। उसकी मदर टंग उर्दू रही है, कुछ और करके निकला है। उनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो किताबें खरीदते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके लिहाज से भी कंटेंट अगर डेवलप किया जाए या किया जा रहा है, तो मेरा उसमें उसमें ज़्यादा सक्सेस है। बजाय इसके, चूँकि एक लिमिटेशन है, आप सपोज़ कीजिए कि जितने लोग, जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा था, ज़रूरी नहीं सब अदब पढ़ते हों, ज़रूरी हम्म। नहीं सब बच्चों को अदब पढ़ते हों। अब एक आदमी है जो साइंस पढ़ना चाहता है, तो आपको आम फ़हम ज़बान में साइंस की किताब उसको देना चाहिए। अगर आप देंगे, तो वो उसपे आप अगर सपोज़ कीजिएगा, आपको मैं कहूँ हार्ट डिजीज़ एंड लेमैन, ये किताब है, आप पढ़ना चाहेंगे। हर आदमी को लगता है यार ये हार्ट डिजीज़ हो कैसे रही है, चीज़ें क्या हो रही हैं, इसको पढ़ना चाहता है। आम रीडर, डॉक्टर नहीं, आम रीडर चाहता है कि अरे इस तरह की किताबें, लर्निंग टू लिव विद डायबिटीज़, आप देखिए डायबिटीज़ भरे पड़े हुए हैं। इस तरह की किताबें अगर उर्दू में आती हैं और अगर कोई लिखता है, मेरा ख्याल ये है कि इस तरह की किताबें, उनकी सेल भी होती है, रीडरशिप बढ़ती है, लोगों को अलग टेस्ट लगता है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं पढ़ता था पटना में, तो उर्दू अदब नहीं पढ़ता था ज़्यादा। उर्दू मीडियम का स्टूडेंट था, उर्दू पढ़ता था, और लेकिन हिस्ट्री का आदमी था, अलग तरह की चीज़ें पढ़ता था। अखबार में पढ़ता था शौक से, और अखबार में मेरी दिलचस्पी की चीज़ थी क्रिकेट। लास्ट पेज में कौमी तंजीम में क्रिकेट पर न्यूज़ होती थी। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की कोई चीज़ पढ़ें, 20 मिनट 25 मिनट टाइम दें। चाहे अगर आपको फ़िल्म के हवाले से कोई चीज़ अगर जानना है, आपको वो मवाद होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स के हवाले से कोई चीज़ होनी चाहिए, उस पर मवाद होना चाहिए। अल्टीमेटली आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती है, तो फिर आप सब कुछ करते हैं। अगर उर्दू रीडर को पैदा करना है या उर्दू रीडर को बढ़ाना है, आपको रीडिंग हैबिट को प्रमोट करना होगा। रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए जो बातें हमने पहले की, और कंटेंट में हम ज़रूर सोचें कि एक ऐसा रीडर है जो सामने नहीं आता, लेकिन आप जब उसके पास जाएँगे, तो आप किताब जब खरीदते पाएँगे, तो वो क्रिकेट की किताब खरीदेगा, वो किसी फ़िल्म की किताब खरीद लेगा। स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी है, वो पढ़ता है। उससे पढ़ने की जब उसकी दिलचस्पी आएगी, तब फिर बाद में वो अदब भी पढ़ लेगा, भी साइंस भी पढ़ेगा। पढ़ लेगा, दूसरी चीज़ें पढ़ लेगा। लेकिन हम उसको डायरेक्ट सब कुछ दे दें, ऐसी चीज़ जिसको पढ़ने से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो किताब उठाता है, रख देता है, चला जाता है। आप हम्म। अपने तौर पर जितने लोग हैं, ये सिर्फ़ सोचिए कि हम जब किताब दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो उसका कंटेंट ऐसा है जो आम क़ारी पढ़ सके। अगर आम क़ारी किताब पढ़ने लगेगा, तो फिर वो आपके बड़े लोगों की किताबें पढ़ने लगेगा। इस पर ध्यान रखिए हर तरह से। बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, तो आप हेरिटेज पे किताब लिखिए। लखनऊ में इमामबाड़ा, उसको लिखिए आप उसको। लाल किला पर लिखिए। कोई ऐसी किताब हो जिसमें बच्चा एक कैरेक्टर बन के आए कि मैं लाल किला हूँ। अब मैं लाल किला हूँ, उसकी तमाम खूबसूरती बच्चों को बयान कीजिए, उसकी हम्म। दिलचस्पी की चीज़ बयान कीजिए। तो उसको वाह। वो उस जो लाल किले की जो अहमियत रही है, जो शान-ओ-शौकत, उसके हवाले से बताइए। बच्चों को मालूमात भी होगी, उसकी दिलचस्पी भी चीज़ होगी कि वो कैरेक्टर आ रहा, मैं लाल किला हूँ। मेरी वाह। मेरी देरी ना ख़्वाहिश है कि इस तरह की किताब मेरे पास आए, मैं ज़रूर उसको पब्लिश करूँगा। क्योंकि हम्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एडिटोरियल टीम होती है, वो कंसीव करती है आइडिया। वो सोचती है कि उसको किस तरह की चीज़ बच्चों को दिया जाए। इस तरह की किताबें आनी चाहिए, बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी, बड़े होकर के फिर वो सब पढ़ेंगे। किताब का तो मतलब फ्यूचर है। आज से 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? फ्यूचर प्लान क्या है, ये बताइए? आपके प्लान बड़े खतरनाक लग रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए? अ, मुझे लगता है कि इस फील्ड में जिसमें मैं हूँ, हम्म। प्रोफ़ेशनली कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं बहुत तो नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन जानता हूँ। मुझे लगता है कि एक खिदमत का मौका मुझे मिलेगा। इंडिविजुअली मुझे लगता है कि मैं इसको जो बात कह रहा हूँ, शायद मैं अमली तौर पर इसी मैदान में अपनी शख्सियत को रखना पसंद करता हूँ आगे 10 साल। बहुत बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छा उर्दू है। पब्लिशिंग में शायद मुझे लगता है कि एक वैक्यूम है, उसको भरने की ज़रूरत है। और हम्म। अगर कोई मेरे से पहले भर दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है मैं इस वैक्यूम को भरूँ।
हमारी बहुत अच्छी दोस्त और छोटी बहन फराज सरोज साहिबा लखनऊ से आपको आदाब, बड़े लखनऊ वाले आज बहुत आए लखनऊ से आदाब मेरा कह भी रही हैं। और हम ये इन्होंने पहले भी हमसे पूछा था, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल पूछ दें कि इनके नाम की स्पेलिंग ऐसी क्यों है जैसी है। नाम की स्पेलिंग तो इनफैक्ट IQBAL ही होनी चाहिए, लेकिन ये क्लरिकल मिस्टेक शुरू में 10th क्लास में हो गई। अब अगर वो चीजें, चूंकि हिंदी में मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ, मुमकिन है कि उर्दू नाम को उसने उसी तरह प्रोनाउंस किया। अब मैं एक बार क्लास 10th में मेरे सर्टिफिकेट में चीजें ऐसी आ गई, मैंने उसी का अडॉप्ट कर लिया, अदरवाइज मैं IQBAL। तो फराज सरोज साहिबा नर्चर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं लखनऊ में, मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम है इनका, और बहुत ही पूरी दुनिया में इनके ब्रांचेस भी हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, और बड़े अच्छे इंटरव्यूज भी इनके हवाले इनके यहाँ से होते हैं। तो हो सकता है लखनऊ वालों को आपके नाम की स्पेलिंग की सीक्रेट का पता चल गया होगा, मगर मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं वेस्ट इंडीज लतीफा में सुनाता चलो कि वेस्ट इंडीज वाले यहाँ बहुत हैं, समझे साहब। जो वेस्ट इंडीज को कालीचरण के नाम से इंडियंस जानते हैं कि साहब वेस्ट इंडीज, कालीचरण जो है वो वेस्ट इंडीज का था। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेपनाह, जिनकी मोस्टली उनका ताल्लुक बिहार बैकग्राउंड है, 200 साल पहले लाए गए थे यहाँ। तो वो एक साहब मुझे मिले, अपना कार्ड दिया उन्होंने, बड़े उससे कहा कि साहब होजन बुकस। अब मैं बड़ा परेशान कि साहब ये होजन बुकस क्या चीज। तो बहुत देर के बाद, अच्छा मैं उनके कार्ड को, यानी इतनी बात कर रहे थे वो कि मैं कार्ड पे देखने की फुर्सत नहीं थी कि कार्ड में देखूं क्या लिखा हुआ है। तो बैठे चाय के लिए उन्होंने ऑफर किया, हम चाय भी पीते रहे। मौका मिलते ही हमने जब कार्ड देखा तो उसमें लिखा हुआ था हुसैन बख्श। तो होजन बुकस जो था वो बोलने को तो वो होजन बुकस, उसकी स्पेलिंग भी वैसी थी, मगर वो असल में थे हुसैन बख्श। तो नाम के सिलसिले में आपके यहाँ भी जिस भाई ने किया होगा, हो सकता है वो बेचारा उड़ीसा का हो और उसके यहाँ इसी टाइप से अखबार लिखा जाता हो, तो इसलिए नहीं, इसका मैंने क्लियर कर दिया, क्लरिकल मिस्टेक है, जो हो गई होगी, हाँ, तो अब उसको मैंने क्लरिकल मिस्टेक जी हाँ। मगर साहब मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि इसकी वजह से लोग आपको दोबारा देखते हैं वरना सीधा साधा इकबाल होता तो देख के गुजर जाते, मगर इस स्पेलिंग की वजह से लोग रुक जाते हैं, अच्छा भाई ये कौन, समझे। तो नथिंग इज रॉन्ग, कोई भी चीज उसको पॉजिटिव से देखना चाहिए। तो किबला कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला तकल्लुफ बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है मेरे मेरे पास। जहन में एक ख्याल आया कि जब बच्चों के अदब के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, जी तो अगर कोई बच्चों का लिखने वाला राइटर या जो इलस्ट्रेटर है, या बच्चों के अदब में दिलचस्पी है किसी इंस्टीट्यूशन को, बच्चों का एक फेयर होता है बोलेनिया 3 या 4 दिन, विजिट जरूर करे, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि चैलेंजेस क्या है और कहाँ तक बच्चों का अदब कितना बेहतर लिखा जा रहा है और कितना अच्छा प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसको देखने से शायद ऐसा महसूस हो कि हर आदमी चाहता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि बोलोनिया बुक फेयर जाना चाहिए। ये मैं अगर उर्दू में अगर किसी को बच्चों के अदब से दिलचस्पी है, लिखना चाहता है, आजकल सब चीजें आसान है, जब बुक फेयर हो तो वहां जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बोलोनिया बुक फेयर को जरूर याद रखें, उर्दू के अगर कोई राइटर जो बच्चों को अच्छा, लिखना उस चाहते हैं। उर्दू के राइटर को आप ये भी बता दें कि ये मैं इटली आपको में एक होता है। एग्जांपल दे दूं, बड़ा दिलचस्प है कि मैं पिछले दिनों अबू धाबी बुक फेयर में गया था। वहां मैंने देखा, दानिश साहब, मुझे जाहिर है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप बहुत कुछ देखते हैं, अरबिक का जो पब्लिकेशन देखा, एप्लीकेशन तबीयत खुश हुई। बहुत अच्छी जी और जब मैं गया वहां अबू धाबी बुक फेयर में, इंटरनेशनल बुक फेयर था, बहुत लोग आए थे हर तरफ से, इंडिया से मैं भी गया था। मैंने देखा लेबनान के स्टॉल पर बहुत उम्दा किताबें नजर आ रही थी। जाहिर मुझे कोई जबान नहीं आ रही थी, किताब को हम हाथ में ले रहे थे और बार बार सोच रहे थे क्या प्रेजेंटेशन है। बच्चों की किताब थी, उसके अंदर कुछ उन्होंने एक एनोटेशन दिया था जिससे मुझे समझ में आया कि इस टॉपिक पर है। मैं जब घूमता रहा तो लेबनान के स्टॉल पर और इजिप्ट, सीरिया, ये सब ट्यूनीशिया, ये बहुत जो अरबिक, बहुत उम्दा, ईरान, लेकिन उस वक्त ईरान के लोग वहां नहीं आए थे, मैंने उनको देखा, लेकिन ईरान के लोग हमारे वर्ल्ड बुक फेयर में जब आते हैं तो उनको मैं देखता हूँ। तो ये जब देखते हैं आप ना, आपको लगता है कि आप इस तरह से उसकी तकलीफ करके इस दुनिया तरह कहाँ जा रही। चीजें उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ होते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी ये भी कमी है उर्दू वालों के अंदर कि अगर इंडिया में बुक फेयर हो रहा हो वो जरूर जाए, किताबों की दुनिया में जरूर जाए, चाहे वो कलकत्ते में बुक फेयर हो रहा तो वहां जाए। अब तो बुक फेयर हर जगह हो रहा है, ये मैंडेट एनबीटी का था
एनबीटी ने किया, लेकिन अब अपने लेवल पर प्राइवेटली लोग भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पहल है। जो काम करना था वो रीडिंग हैबिट प्रमोट करना था, वो एनबीटी ने कर दिया। अब अगर पटना बुक फेयर अगर अपने से लगा रहे हैं, कलकत्ता बुक फेयर खुद से कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बुक फेयर में जरूर उर्दू के जो राइटर हैं, जो लिखते हैं, वो जरूर जाएं, पब्लिशर भी जाएं, दोनों जाएं, और कम से कम जाएं तो बहुत कुछ सीख कर आए। ये नहीं कि बस गए उर्दू के स्टॉल पर गए, किताबें खरीदी चले, नहीं, दूसरे स्टॉल पर जाइए, देखिए अंग्रेजी में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हो रहा है, दूसरी जबानों में क्या हो रहा है। जब जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम वहां जाते नहीं, सच बता रहा हूँ कि नहीं जाते। एनबीटी के बुक शॉप में मैं बहुत इंतजार करता हूँ, कोई रीडर आए, हमसे मिले, बताओ मैं क्या है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, नहीं लोग आते, उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा काम है, आप आए देखें तो आपको अच्छा लगेगा, और दूसरी जबानों में क्या कुछ हो रहा है उसको देखें, अच्छा लगेगा। आपको एक रगबत होनी चाहिए, ये तमाम चीजें जरूरी है। आप सेमिनार करते हैं, आप वहां पे एक स्टॉल लगवाएं, किसी से मिलाएं, किसी पब्लिशर से। बुक को प्रमोट करने की जरूरत है, और उससे आप अपनी सोसाइटी को बहुत कुछ देंगे। एक आदमी बिजनेस करता है, कुछ भी बिजनेस कर सकता है, पैसा कुछ भी कमा सकता है, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, ये एक पैशन होता है। ये लगता है कि आप अपनी जबान और अपनी कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक अलग है, एक अलग तजुर्बा है। जैसे एक राइटर अगर कोई किताब ना लिखे, उसको बेचैनी होती है, उसको उसी तरह बेचैनी उसको बुक शॉप में जाने की होनी चाहिए, किताब को देखने की होनी चाहिए। ये कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है, और हर जगह इसको टैगलाइन लेके चलना चाहिए, और कर रहे हैं लोग, आजकल कर रहे हैं। पहले जैसी हालत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप साउथ वेस्ट में चले जाए, महाराष्ट्र के एरिया में लोगों को बहुत दिलचस्पी है किताबों के हवाले से। खाजा भी अगर होंगे तो उन्होंने बुक फेयर किया है मालेगांव वगैरह, औरंगाबाद में लोग लाइन से खड़े होते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उस तरफ। यही नॉर्थ में भी करने की जरूरत है। मेरा ख्याल यही बातें ना, इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता है कुछ कहने की जरूरत है। बिट्टू सिंह हमारे एक बड़े अच्छे रंगमंच के साथी हैं और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और आपको पंजाबी में आदाब कह रहे हैं, सत श्री अकाल, और फरमा रहे हैं कि वी ग्रू अप गोइंग टू कलकत्ता बुक फेयर, व्हाट नॉस्टैल्जिया। कि कलकत्ता बुक फेयर बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत बहुत ही खूबसूरत। मैं भी बहुत, और मजे की बात यह कलकत्ता बुक फेयर की कि साहब लाइन जो लगी हुई है, तो एक एंट्री नहीं होती, कि मेरे ख्याल में 10 एंट्री होती होगी, और वहां पर कम से कम हर लाइन में 500 आदमी खड़ा हुआ कि साहब जाने, और टिकट के साथ, फ्री में नहीं होता, टिकट ले, मेरे ख्याल में 2 रुपए या 5 रुपए का टिकट होता होगा, मगर उसमें अंदर जाना, वो बहुत बड़े एक मैदान में वो होता है बुक फेयर, तो उसमें जाना चाहिए। मैं तो गया हूँ हमेशा। मगर वो जो किताबों की बात हो रही ना, इसमें बुक, नॉर्मल बुक फेयर में बच्चों का, यानी बच्चों, आप जिसको बात कर रहे हैं वो इटली का बुक फेयर, वो सिर्फ बच्चों का बुक फेयर, बच्चों की किताबें सिर्फ वहां पर है। बच्चों के लिए मेरी दिलचस्पी का मैदान है। जब आप इन्हें खड़ा करेंगे, बच्चों के लिए अदब में देखिए क्या हो रहा है दानिश साहब। हम लोग जब बच्चों के अदब बात करते हैं ना, तो उसको पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि बच्चे किस उम्र के, 6 to 8 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स, उसके बाद यंगस्टर में आ जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस उम्र के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये आप एक साथ सब बच्चों को ही कह देंगे, सब बच्चों का, आपको कहीं ना कहीं आपको ये बताना होगा कि ये किस, जैसे जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो किताबें हैं जो मैंने आपको भेजी थी, ये 6 to 8 ईयर्स के लिए, ये उनके लिए मुफीद है किताब। आप इसको आप कहें कि आप 8 to 10 ईयर्स पे शायद उनको वो ग्रो कर चुके, उनके लिए अलग। ये जब तक क्लासिफिकेशन में, उर्दू में इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से नहीं, इसलिए उनको वो एक्सपीरियंस नहीं। जब आप जाएंगे बाहर, ये हमने भी सीखा होगा, जब बाहर के मार्केट में देखेंगे या दूसरी जबान को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन किया गया है इस तरह से कि, और वाजिब है। आप भी समझ सकते हैं कि जब आप ओलंपिक में जाते हैं तो 56 किलो वेट वाला और 85 वाला वेट से नहीं लड़ता, अलग अलग बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से उर्दू वाले को भी करना है। नहीं, बच्चों के हवाले से यहाँ कनाडा में भी मार्केट बहुत बड़ी है। अब ये हुआ है कि मुझे भी बहुत, क्योंकि प्ले राइट हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, तो कुछ कमीशन काम मुझे भी पिछले साल से बहुत सा मिला। कोरोना के दौर में काफी कुछ बच्चों का अदब हमने किया, और न सिर्फ ये बच्चों के लिए ड्रामा वर्कशॉप्स हमने कलकत्ता के बच्चों के लिए किया, लड़कियों के लिए किया, ड्रामा ऑनलाइन प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग कोरोना, वो सारे बच्चों के लिए था, समझे, जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए, हाई स्कूल की लड़कियों के लिए किया। वो बच्चियां जो बेचारे कभी उन्होंने ऑन माइक आकर के काम नहीं किया था, झिझक थी, हिजाब वाली थी, मगर 2 हफ्ते की वर्कशॉप में दे वर समथिंग एल्स। उनके पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे बिल्कुल डिफरेंट है, बदल गए, बहुत अच्छा काम। तो कमीशन जो अब पहले भी हम लोगों की जो बात हुई थी
कि कमीशन प्रोजेक्ट जो है वो मुझे मिल रहा है, उसमें मैं कर रहा हूँ काम, समझे। तो इस तरह का काम होना चाहिए, और वही है कि डिफ्रेंशिएट करें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बच्चों के मामलात में आजकल वो सिर्फ पहले वाली बातें नहीं है कि परी और जिन की बात हो रही, अब जो है बच्चों के उसमें माहौलियात पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है हमारे वेस्ट में, समझे। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि सब कैसे लिखना चाहिए, क्या हर लिखना जगह चाहिए। लिखा जा रहा है, यहाँ और इंडिया में भी हाँ, माहौलियात को काफी अहमियत दी जा हाँ, रही है तो उसको और लेकर बहुत के सारी किताबें ड्रामे अभी। और उसके और एक और बात बता दूं कि क्योंकि ये रिकॉर्ड में आ जाएगी कि सिर्फ जो बच्चों की किताबें या बच्चों के ड्रामे, अब जो मैं एक्सपेरिमेंट एक कर रहा हूं, मैं किया हमने, मैं पिछले 2-3 साल से, और बहुत कामयाब है। ये मैं दूसरे लोगों को भी पास ऑन करना चाह रहा हूं कि जो देख रहे हैं कि साहब ड्रामे जो लिखे जा रहे हैं बच्चों के लिए, ये कहानियां, वो स्टेज का सोच करके लीजिए। ड्रामे का मतलब ये स्टेज पे जाए। हमने एक तजुर्बा ये किया कि साहब इन क्लास ड्रामा हम उसको कहते हैं, और हम बच्चों को उर्दू जो पढ़ा रहे हैं हेरिटेज लैंग्वेज के तहत, वो बच्चे जो आने में थोड़ा झिझकते थे, या बर्फ पड़ रही है, अम्मा जान नहीं लेके आ रही हैं, या वालिद को फुर्सत नहीं है, वो हमारे बच्चे अब क्लास 2 से लेके 8 तक के बच्चे, आज वो बच्चे खुद से क्लास आने के लिए बजित हैं। पेरेंट्स को कहते हैं कि साहब हमको लेके चलिए। और पेरेंट्स को बहुत हैरत है कि भाई कैसे, ये क्यों, दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई। वो इसलिए हुई कि हम इन क्लास ड्रामा कर रहे हैं, कि उर्दू जो है वो ड्रामे से सिखा रहे हैं। ये बड़ा ये मेरे ख्याल में कोई नहीं अभी कर रहा। नहीं, तो बहुत 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 अच्छा काम बहुत, है हाँ, ये बड़े मजे की, कि वो आई मीन बच्चे बच्चे अगर एंजॉइंग। रागिब हो रहे हैं, बड़ी बात हाँ, तो उर्दू पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे को लगता है कि साहब इस तरह हमको ड्रामे में काम मिलेगा। अच्छा, ड्रामे का मतलब ये भी होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चों को कोई ड्रामा अगर करना है स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए, किसी के लिए, तो वो 5-10 बच्चों को चुन के ऑडिशन करके उनमें बेस्ट जो है उनको लेके वो तैयार करवा के स्टेज पे जाता है। मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है, मगर हमने उससे एक कदम आगे, इसको हम ड्रामा थेरेपी कहते हैं। हमने ये किया कि क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 काम करेंगे, 20 के 20 उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं हम कि साहब आपको सबको रोल करना है। ठीक है, इस हफ्ते जो है हीरो जो है वो शम्स इकबाल रहेगा, मगर अगले हफ्ते जो है वो जावेद दानिश रहेगा हीरो। तो रोल बदल बदल के और बदल, उसका तजुर्बा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि वो प्रोजेक्ट उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ बहुत, और जितने बच्चे हैं वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। खुद उससे ये हुआ कि ये मैं अपनी बात करने लगी आपके अलावा, कि नहीं नहीं, उसका आप जो बहुत बहुत दिलचस्प बात कर बड़े रहे हैं। मजे की बात ये हुई, हम दोनों मैं बात कर रहे हैं, हाँ, आप बहुत दिलचस्प बात कर रहे मजे की बात ये हुई कि ये थेरेपी जिसका नाम हम दे रहे हैं ड्रामा थेरेपी, ड्रामे से यहाँ बहुत थेरेपी का काम होता है। उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बदमाश हैं, समझे, बदमाश मतलब शरीर बच्चे हैं, बॉसी का रोल कर, उसके लिए भी बुली उसको कहते हैं यहाँ पर, बहुत है बुलिंग इन क्लास। तो वो बुली बच्चे के लिए भी ड्रामा लिख दिया कि साहब तुम बुली बच्चा जो, और जो कमजोर बच्चे हैं बेचारे वो डरते हैं हमेशा उससे, उनको खड़ा कर दिया वो जो है टीचर को बाकायदा। ऐसे बच्चे शिकायत नहीं करते डर के मारे के बाहर निकल के मारेगा, मगर वो ड्रामे में उसको वो रोल दिया गया, बुली जो करता है उसको बच्चे का रोल दिया जो बेचारा डरा हुआ है, और जो बच्चा डरा डरा रहता है उसको बुली करने का रोल दिया। तो रोल रिवर्स हो गया, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस, जो कमजोर बच्चा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, और जो बदमाश बच्चा है उसको शर्म भी आती कि अच्छा भाई हम ये, मेरा ऐसे करने से ये असर हो रहा था, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये इसके हैं। बड़ी थेरेपी का ये दिलचस्प बात मामला है, है। बहुत बहुत मजे की दिलचस्प बात। चीज, समझे। तो पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, कहाँ पानी वेस्ट करना हमारे यहाँ बहुत ही, उसके ऊपर बच्चों का ड्रामा, इस टाइप की चीज। तो इन क्लास में जितने उर्दू के प्रोफेसर और सारे लोग देख रहे हैं, इनको मेरा मशवरा ये कि साहब इन क्लास ड्रामा करना चाहिए बच्चों की ट्रेनिंग क्लास में, वो बड़ों के लिए भी। ये इन क्लास ड्रामा बड़ों का भी, ये नहीं कि सिर्फ वो मुराव जान टेक्स्ट में पढ़ा दिया और एग्जाम दे दिया, उससे बच्चे की शख्सियत में, पर्सनालिटी में कुछ असर नहीं होता। वो मुराव जान तो बनने से रही लड़की, समझे। तो अगर उसको इस तरह के पॉजिटिव कुछ रोल दिए जाए और उसको किए जाए तो बहुत दूर रस इसके नतीजे, और खास तौर पे बड़ों के तो मैंने कह दिया, बच्चों के लिए बहुत ही लुक्रेटिव ये है। हमारे बच्चे बर्फ पड़ने अगर वो बहुत आते दिलचस्प बात आपने हैं। कही है। यकीनी जी, तौर पर ये काफी एक दिलचस्प बात है। इसको आप हम्म। अपने तौर पर आगे बढ़ाइए इसको, अगर हाँ, आप नहीं, ये तो देश बहुत में। इसके लिए, यानी ये क्योंकि बच्चे यहाँ उर्दू के नाम पे ज्यादातर पाकिस्तानी बच्चे आते हैं, बांग्लादेशी भी 2-1 आ जाते हैं। मजे की बात ये, कुछ क्रिश्चियंस बच्चे पाकिस्तान के क्रिश्चियन है, मगर नाम उसका इकबाल मसीही है, मगर उर्दू पढ़ने आया, पता चला साहब क्रिश्चियन है, समझे। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो ये बात खबर पाकिस्तान पहुंच गई, वहां से कुछ पब्लिकेशंस, कुछ उन्होंने ये किया कि भाई टेक्स्ट बुक में ये बिल्कुल नया तजुर्बा आपने किया, हम लोगों को ये ड्रामे चाहिए। तो कमीशन प्रोजेक्ट वहां से भी मिला हुआ,
तो उनके लिए भी कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो इस हेरिटेज क्लासेस होते हैं उसमें कमबख्त सबसे कम जो है वो उर्दू का बच्चा होता है। यहाँ पर यह कि कम से कम 20 बच्चा हो तो वो क्लास कंटिन्यू होती। हमारे बाजू में चाइनीज के क्लास में 150 बच्चे। आप सोच लीजिए, एक क्लास में 20 बच्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा टीचर पे बोझ नहीं होना चाहिए है। और सोच लीजिए कि 20-20 करके 5 क्लास, जो 5 सेक्शन जो है वो चाइनीज पढ़ा रहे हैं। चाइनीज के बाद नंबर आता है तमिल का। श्रीलंकन बहुत हैं, श्रीलंकन के भी 3 क्लास तो कम से कम होते हैं, 3 से 4 क्लास। उर्दू में रोग आकर के एक क्लास बड़ी मुश्किल से है, 2 क्लास हम लोग कर रहे हैं अब 2 क्लास में, इसलिए कि ये ड्रामे का जो सिलसिला हुआ है तो बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको हमने वाइफ के हवाले कर दिया। हमारी वाइफ उज़मा भी देखती हैं उनको पढ़ा रही हैं। और जो बड़े, ये ख्याल बेसिकली उज़मा का ही था कि भाई आप ड्रामे लिखते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ लिखो भाई। तो हमारा हिजरत के तमाशे किताब में ईद का कर्ब एक ड्रामा है। तो उन्होंने कहा भैया यू हैव टू री राइट इट, इसको बड़ों के लिए आपने किया, ये बच्चों के लिए आप कीजिए। आपको बहुत मजे की बात बताएं समझे साहब, कि बच्चों का वो ड्रामा क्लास में, इन क्लास हम कर रहे थे। अच्छा, बहुत सी माएँ 2.5 घंटे का क्लास होता है, कुछ बच्चे दूर से आते हैं, तो उन्होंने वो माएँ जो है वहीं बैठ के अपने बिन वो कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं, कुछ कर, 2 औरतें बैठ के बात करती रहती बाहर, या कैफेटेरिया उसमें वो इंतजार करती हैं कि हो जाए तो एक साथ लेके जाएंगे, कहाँ फिर आए फिर जाए। अच्छा, हमने देख लिया तो हमने पूछा वाइफ से कि ये कौन है, ये लोग बाहर बैठी रहती हैं। उन्होंने कहा फला बच्चे की माँ है। तो एक दिन हमने कहा कि भाई इनको भी बुला लो। तो आप यकीन कीजिए कि माओ को तो पहले बहुत हंसी भी आई, उनका ये हम कैसे करें। हमने कहा आप कीजिए, ड्रामे में आप भी रोल कीजिए। तो माँ, उन 2 माओं को भी मिला लिया। उनकी खबर घर में पहुंची तो एक दादी जान भी आ गई, समझे। फिर ड्रामा तीसरी बार फिर हमने लिखा उसको, ईद का कर्ब, कि 3 जनरेशन कैसे ईद बना रही कनाडा। तो वो इतना कामयाब प्रोडक्शन था, समझे। पहले तो हम कहते रहे कि भाई क्लास में ये है, क्लास में वो, इतना ज्यादा प्रेशर था कि फिर उसको प्रिंसिपल को पता चला कि भाई ये क्या हो क्या रहा है इस क्लास में, बड़े लोग भी कैसे अंदर बैठे हुए हैं। तो बताया कि हम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ड्रामे पे बहुत। तो बहुत उनको खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमने जो एनुअल प्रोग्राम होता है उसमें उन बच्चों की जो क्लास डिफरेंट लैंग्वेजेस के, उनका ज्यादा टीचर खड़े होकर के नज्म पढ़ी है, लब पे आती है दुआ, बच्चे उसको रिसाइट कर रहे हैं पीछे। हमारे यहाँ कोई टीचर स्टेज पे नहीं जाता, हम लोग तो बाहर बैठे हुए, बच्चे सारा कुछ कर रहे हैं, समझे। अच्छा, उसमें ये भी है कि कुछ बच्चे बेचारे बहुत ही फुअड़ है, समझे, कोई सूरत से डायलॉग बोल ही नहीं पाते। उनको डिस्करेज करने के बजाय उनको लगा दिया कि भाई अच्छा पोस्टर तुम्हें बनाना है या बैकग्राउंड वर्क सब तुम करोगे, समझे। यानी हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट में शामिल होना है, मेन काम ये था। तो इस तरह से वो बड़ा हम बात आपको बताई, ये आपको जो सुन रहे हैं हाँ, आपके दोस्त यहाँ, इसको यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, उम्दा काम है आप जो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत, मैं तो समझे इस तरह बहुत सारा। अच्छा, वाला जमाल साहिबा मिस्र से देख रही हैं और कह रही हैं आप दोनों को सलाम मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। रखशंदा रूही मेहंदी साहिबा देख रही हैं। और अहमद महफूज भाई कुछ फरमा रहे हैं कि आप, इस गुफ्तगू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपके मेहमान शम्स इकबाल को कुतुब की तबात और इशाअत का बराह रास्त गहरा तजुर्बा है, इसलिए इनके ख्यालात बहुत मानीखेज और फिक्रंगेज हैं। मेरे ख्याल में इस मौजू पर शम्स इकबाल, शम्स का इंतखाब बहुत ही खूबसूरत है। जी साहब, हमने भी बहुत सोच समझ के शम्स भाई को बड़ी मन्नतों और मुरादों के साथ बुलाया। ये बहुत गोशा नशीन आदमी हैं और आते नहीं है। शम्स भाई बताएंगे कि कितने इनकार के बाद ये तैयार हुए। ये तो इनको ये आप था कि भाई बताएंगे, मैं आपकी मोहब्बत, आपका प्रोग्राम जो मैं यहाँ शरीक हो गया, ये तो आप बताएंगे कि किस नहीं सूरत हाल अब थी दोस्तों, और आप लोगों कैसे को मैं तैयार ये हुआ। बताऊं कि शम्स इकबाल साहब को सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं बात क्या करूंगा। तो हमने इनको बताया कि मैं थिएटर का आदमी हूं, मैं हर किसी से डायलॉग बुलवा लेता हूँ। मैं कामयाब डायरेक्टर हूँ, आप सिर्फ मेरे ड्रामे में आइए, देखिए मैं आपको कैसे बात करवाता हूँ। तो मुझे खुशी है कि बहुत ही इंगेजिंग, और मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया। और बात कोई सोच नहीं सकता था कि प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी और किताब के बारे में इतनी दिलचस्प बात होगी। बहुत ही दिलचस्प बातें हुई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं। हमारे दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई आज देर से आए हैं, कि वो भी आदाब कह रहे हैं सॉरी आई एम लेट। मगर जो हजरात देर से आए हैं वो इस प्रोग्राम को ज़रूर फिर देखें, यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और दुआ जो है वो हमारे शम्स इकबाल भाई को दें, और क्योंकि इनकी वजह से ये प्रोग्राम अच्छा हुआ है। तो हजरात, मोहतरम शम्स इकबाल भाई, आपका समीम क़ल्ब से बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि हमारे इल्म में बहुत बहुत इजाफा किया। आज की बात हमारे लिए खुद
बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मुफीद थी। दोस्तों, आप सबका भी बहुत फर्दन फर्दन शुक्रिया। उन तमाम दोस्तों का जो पहली बार हैं उनका डबल शुक्रिया मुझे, और उसके हवाले से शम्स इकबाल भाई का शुक्रिया कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे प्रोग्राम में आए, और हर हफ्ता शंबा की शब आप हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और साथ अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम रखते हैं। अपने अहबाब और अजीज़ों को भी आवारगी पे मायल किया करें, और यूनिवर्सिटी वाले अपने स्टूडेंट्स को भी बताया करें ये इसमें कुछ काम की बातें होती हैं। तो और साथ ही यूट्यूब चैनल हमारा है, उसे सब्सक्राइब भी करवाया करें। और रमज़ान आ रहा है, बड़ा सवाब का काम है, समझो साहब। तो मैं दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहता है। रमज़ान पे याद आया कि अगले हफ्ते से रमज़ान करीम की आमद है। आप सबों को माह मुबीन मुबारक। पिछले मेरी साल की तरफ से तरह तमाम मुबारकबाद और तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तो साहब, पिछले साल की तरह रमज़ान की टाइमिंग की वजह से, ये जो टाइमिंग है रात के 9 बजे इंडिया में, ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों को। तो हम बेशतर जो एपिसोड्स होंगे अगले महीने के, वो रिकॉर्डेड आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और या पुराने जो हैं अच्छे वो चलाएंगे। तो शम्स भाई इजाज़त दीजिएगा। आयशा सिद्दीकी साहिबा भी आई हैं, और देखिएगा आप, साल रशीद साहिबा भी दुआ दे रही हैं। और दानिश, अच्छा, मलिक जमा भाई कह रहे हैं दानिश साहब आप हीरो हैं। नहीं साहब, मैं डायरेक्टर हूँ, हीरो नहीं हूँ। साहब आप आइए, मैं आपको हीरो बनाता हूँ। समझे साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और निका तारा शाहीन साहिबा भी सबों को रमज़ान की मुबारकबाद दे रही हैं। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो चलिए साहब, एक आखिरी वो दिखा दूं खुशबाश कि